Hello students, here Sadiq Hussain from LU Update. In this video, I will discuss the most expected and important MCQs, which comprising of 100 MCQs specifically for the students who are desirous for taking admission in University of Lucknow. That is, these MCQs are especially for BCom entrance examination, BCom honors, BBA, MBA, MCom, as well as BA in economics. So without any further wastage of time, let's begin with the very important topic of discussion regarding the MCQs and its explanation as well. So start करते हैं. Which one of the following is a component of food security system? पहले है क्वेश्चन कि which one of the following is a component of food security system? फूड सिक्योरिटी सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फेयर प्राइस शॉप, मिड डे मील्स या बफर स्टॉक? तो याद रखिएगा, फूड सिक्योरिटी सिस्टम का मोस्ट ये कंपोनेंट जो होता है वो बफर स्टॉक है. बफर स्टॉक अब क्या होता है? बफर स्टॉक जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक मेंटेन करती है, फार्मर्स से परचेज़ करती है वीट को और राइस को. जब किसी स्टेट में ज़्यादा मात्रा में सरप्लस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, उसका क्या बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं बोलेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यहाँ बेसिकली एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है किस राइस की और वीट की. समझ में आ रही बात? अगर उसका उत्पादन ज़्यादा होता है, सरप्लस में होता है, तो उस जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फीड एंड राइस होता है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ख़रीद लेता है. ठीक है, समझ में आ रही बात? और उसको स्टॉक बना लेता है ताकि कंटिजेंसीज़, अनसर्टेनिटीज़ को मीट कर सके. पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से जो बिलोंग करते हैं उन लोग की डिमांड्स को मीट आउट कर सके. समझ में आ रही बात? और जिस स्टेट में, दूसरी स्टेट जिसमें मान लो ड्रॉट पड़ गया या किसी भी वजह से वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन सब चीज़ की, वीट की और इसका उत्पादन कम रहा, तो फिर क्या करेंगे? वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहुँचाता है. तो एग्जैक्टली क्या देख लेते हैं, बफर स्टॉक में क्या लिखा है? बफर स्टॉक इज़ द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली वीट एंड राइस प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट. कौन करता है? गवर्नमेंट करता है. किस थ्रू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. किस माध्यम से? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसानों से यानी कि फार्मर से परचेज़ करता है, एग्रीकल्चरलिस्ट से. द एफसीआई परचेज वीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर इन स्टेट वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन. जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो वहाँ पर फार्मर से ख़रीदता है एफसीआई के अंतर्गत, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीदती है. समझ में आ रही बात? द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स. द फार्मर्स को प्री अनाउंस प्राइस मिलता है इसका, और इसी प्राइस को मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, एमएसपी. बहुत अभी आप लोगों ने सुना होगा, अभी एग्रीकल्चरलिस्ट फार्मर्स ये बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे एमएसपी से रिलेटेड. तो एमएसपी का फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली फॉर बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम और बीकॉम ऑनर्स. ठीक है, तो कुछ देखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो एमकॉम और एमबीए के लिए दे रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन. बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सबके लिए, बट स्पेसिफिकली मेरा टारगेट अभी बीकॉम ऑनर्स, बीबीए यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स को ज़्यादा है. और एमबीए एमकॉम के लिए भी बहुत ही रेलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और इट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम 8 to 12 और इवन 15 क्वेश्चन इट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस PDF. ठीक है, मैं श्योरिटी तो नहीं ले रहा हूँ, बट मैं आपको एक स्केच प्रोवाइड कर दे रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे एग्जामिनेशन. ठीक है, आई होप कि जितने लोग ये वीडियो सुन रहे हैं उनका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में ज़रूर से ज़रूर हो. ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, एक MCQs को, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन के साथ. ठीक है, मज़ा आएगा वीडियो में. तो यहाँ पर MSP की हम बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है. द MSP इज़ डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू फार्मर फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स. MSP क्यों डिक्लेयर करता है गवर्नमेंट? इसलिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम पे आउट करेंगे फार्मर्स को, ताकि फार्मर इनिशिएटिव्स ले सकें, इनकरेज हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए. समझ में आ रही बात? अगर कहीं सरप्लस हो रहा है, स्टॉक का सरप्लस हो रहा है इन सब चीज़ का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में ख़रीद लेती है ये सारा सरप्लस स्टॉक फार्मर से. ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर लास्ट में ये भी लिखा है, द परचेज फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज. ठीक है,
आई होप कि आप लोग को बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आया होगा। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी सिस्टम। फूड सिक्योरिटी सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्या क्या फूड सिक्योरिटी सिस्टम में होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो बफर स्टॉक के अंदर खुद आता है, तो बफर स्टॉक इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम लोग एक फ्लो में आते जाएंगे और आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा ज़रूर। ठीक है, एट विच रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोस मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जब लोन लेना होता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। तो आरबीआई को जब लोन लेना होता है कमर्शियल बैंक से, तो वो किस रेट का इस्तेमाल करता है। क्या वो बैंक रेट का इस्तेमाल करता है, नहीं। रेपो रेट का भी नहीं इस्तेमाल करता है, रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल करता है। अभी हम दोनों को शॉर्ट में उन दोनों को भी बताएंगे, बट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ द रिवर्स रेपो रेट। अब बात कर लेते हैं रिवर्स रेपो रेट एग्जैक्टली क्या होता है, आप लोग को रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, द रेट एट विच द आरबीआई इज़ विलिंग टू बोरो फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इज़ कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। वो रेट जहाँ पर आरबीआई इज़ विलिंग टू बोरो मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इज़ कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, उसी को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, जहाँ पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, बोरो करता है मनी। ठीक है, तो जो रेट होता है, जो जिसमें इंटरेस्ट पे करता है, जब बंदा लोन ले रहा है, जब मतलब आरबीआई लोन ले रहा है, तो इंटरेस्ट तो पे करेगा ही कमर्शियल बैंक को। जो इंटरेस्ट वो पे करेगा, जो वो रेट होगा, उस रेट को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। याद रहेगा। ठीक है, द रिवर्स रेपो रेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, यूज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल मनी सप्लाई और लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। देखिए, ये एक क्वेश्चन है और उसका एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर तरीके से हम लोग की पूरी टीम ने प्रोवाइड करा है। इस ही क्वेश्चन से 3-4 एमसीक्यूज़ ही खुद से बन रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमने बोला कि जब कंट्री में आरबीआई जो सेंट्रल बैंक होता है, दैट इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन आर कंट्री, जैसे आरबीआई है हमारी कंट्री में, तो जब उसको लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, जो वो लोन लेता है, बोरो करता है मनी कमर्शियल बैंक से, तो किस रेट पे लेता है, उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। याद रहेगा, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट का सेकेंड एमसीक्यूज़ क्या बन सकता है, रिवर्स रेपो रेट क्या चीज़ है, क्या वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, क्या वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, या वो कोई दूसरी तीसरी पॉलिसी का पार्ट है। द आंसर विल बी द मॉनेटरी पॉलिसी। याद रहेगा आप लोग को, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, ये सब किस चीज़ का पार्ट, ये सब है मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। याद रहेगा बिल्कुल, इसको माइंड में बिठा लीजिए। बात करते हैं बैंक रेट। द बैंक रेट इज़ द रेट एट विच द आरबीआई गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक। वो रेट जहाँ पर आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को, उसको बैंक रेट कहते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल बैंक रेट बढ़ा दे। ठीक है, बैंक रेट मान लो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा अगर, तो कमर्शियल बैंक नॉर्मली लोन आरबीआई से नहीं ले पाएंगे। जब ये कब करता है, जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन कंट्री, यहाँ पर लिखा था नीचे कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट आता है, वैसे ही बैंक रेट और रेपो रेट भी आता है। तो बैंक रेट वो रेट होता है जहाँ पर आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को। यही सिमिलर टू रेपो रेट में भी बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लोन प्रोवाइड करता है आरबीआई, और आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देता है कब, जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन कंट्री में अराइज हो रही होती है, ताकि कमर्शियल बैंक को रिस्ट्रिक्ट कर सके कि भाई तुम ज़्यादा लोन लोगों को न लेंड कर सको। ठीक है, इससे कंट्री में सुधार आ जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस बैंक रेट और रेपो रेट, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर कभी जब कंट्री में डिफ्लेशन की सिचुएशन, जब कंट्री में डिप्रेशन जैसी सिचुएशन जब रहती है, जब लोगों के पास मनी नहीं होता है, लिक्विडिटी नहीं होती, तो यही बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोन तो प्रोवाइड करता है, बैंक रेट और रेपो रेट को कम कर देता है, इसकी दर को कम कर देता है, रेट को कम कर देता है। और जब वो रेट को कम कर देता है, तो कमर्शियल बैंक के पास पावर आ जाता है, कमर्शियल बैंक के पास एक प्रिविलेज आ जाता है कि वो आरबीआई से ज़्यादा लोन ले सके, और यही लोन का इस्तेमाल वो कैसे कर सके, आगे फर्दर जो उसके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, उन लोग को लोन दे। जब उन लोग को लोन देगा, तो कंट्री के जो सिटीजन्स हैं होंगे, जो लोग होंगे, रेसिडेंट्स होंगे सारे कंट्री के, तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो ये जो सिचुएशन, डिप्रेशन वाली जो सिचुएशन अराइज हो रही है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आई होप मैंने कोशिश करी है कि आप लोग को ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और दिस बैंक रेट कवर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो और भी अगर इससे चीज़ें और देखना हो तो आप प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा, ठीक। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ न्यू माल्थुसियन Neo-Malthusian theory is associated with which of the following? This theory is associated with resource scarcity. याद रखिएगा, एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी इनकम से नहीं, रिसोर्स स्कैरसिटी से रिलेटेड ये थ्योरी है, ठीक है। सो ये देख लेते हैं कि न्यो माल्थुसियन ये थ्योरी किसने दी थी? थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इट इफ़ेक्ट्स द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी। ये अभी देखते हैं इसके बारे में। इन्होंने ये बात करी थी कि रिसोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्स क्या है? स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये इन्होंने न्यू माल्थुसियानिज्म इज़ द एडवोकेसी ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम टू इंश्योर रिसोर्स फॉर करेंट एंड द फ्यूचर पॉपुलेशन। Neo Malthusians believe that Earth resource can only support a finite population. I think ये कुछ समझ में आया होगा। हम आपको देखिए इसका क्रक्स बता रहे हैं। ये इन्होंने जो देने वाले थे ये थ्योरी बेसिकली यहाँ पर उन्होंने ये देखा था कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड नेचर में होते हैं। समझ में आ रही बात? तो अर्थ जो है, अर्थ के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड नेचर में और सपोर्ट किसको कर सकते हैं? वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन को नहीं, वो फाइनाइट पॉपुलेशन को ही कर सकते हैं, मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला था कि मतलब पॉपुलेशन थोड़ी कंट्रोल होना चाहिए सो दैट द रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर पॉपुलेशंस, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, गूगल करिएगा। तो ये थ्योरी जो है किससे रिलेट करती है? रिसोर्स स्कैरसिटी से, रिसोर्स की शॉर्टेज से, ठीक है। मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, फोर्थ MCQ की तरफ। विच फाइव ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन द हेरोड-डोमार मॉडल। हेरोड-डोमार मॉडल इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट 5 ईयर प्लान। समझ में आ रही बात? और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बना था? 1951 में बना था। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था। और इसका आंसर क्या है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि है इज़ बेस्ड ऑन हेरोड-डोमार मॉडल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इंडियन इनकम टैक्स, शुरू को क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, अभी धीरे धीरे ट्रिकी क्या मतलब काम के क्वेश्चन तो सारे हैं। देखिए जितने क्वेश्चन चारों पढ़े बहुत इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि आप लोगों को काफ़ी आते होंगे, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा, ठीक है। तो इंडियन इनकम टैक्स इज इनडायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। तो सुनिए, इंडियन जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट इनकम टैक्स तो डायरेक्ट होता है, ये तो मालूम ही, इनडायरेक्ट तो है ही नहीं। और ये किस नेचर का है? ये प्रोग्रेसिव नेचर का है। समझ में आ रही बात? जैसे जैसे बंदे की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता रहता है। समझ में आ रही बात? तो डायरेक्ट टैक्स इज रेफर्ड टू एज अ टैक्स लेवीड ऑन अ पर्सन इनकम एंड वेल्थ एंड इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स तो ऐसा होता है जहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन जहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स GST जैसे टैक्स में पॉसिबल है। यानी कि जिस बंदे पे टैक्स लगता है, इम्पोज होता है, वही बंदे को पे करना रहता है, ठीक है। समझ आ रही बात? पहला पॉइंट ये क्लियर हो रहा है। सेकंड, अ प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स दैट इम्पोज लोअर टैक्स रेट on lower income earners as compared to that the higher income, making it based on the taxpayer ability to pay. That means it takes a larger percentage from high income earners that it does not from low income individual. क्या exactly बोलना चाह रहे हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम ये कहता है कि जैसे जैसे भैया आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे ही वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। टैक्स बेस कहते हैं इनकम को। जैसे जैसे आपकी टैक्स बेस यानी कि इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ता जाएगा, और यही इंडियन टैक्स स्लैब है। समझ में आ रही बात? ठीक है, आई होप के क्लियर हो गया होगा कि जैसे मान लीजिए अभी 3 लाख तक के एग्जेम्प्ट है, फिर 3 से 5 लाख तक के 5% है, ठीक है। 5 से 10 लाख रुपए तक के 20% है, फिर 10 लाख के अबव 30% है। ऐसे यहाँ पर इनकम टैक्स सिस्टम अभी चल रहा है। जो हाल ही में चेंज हुआ है उसको भी आप लोग देख लेगा, जो अभी इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आया है। समझ में आ रही बात? बेसिकली क्या कहना है कि यहाँ पर मतलब ये है कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम ये होता है कि जैसे जैसे भैया टैक्स बेस आपकी बढ़ रही है वैसे टैक्स रेट बढ़ता रहेगा, ठीक है।
Indian income tax is typical example of progressive tax. The idea here is less tax on the people who earn less. यहाँ पर आइडिया ऐसा है कि जो लोग कम कमाते हैं उन पर टैक्स कम लगेगा और जो लोग ज़्यादा कमाते हैं उन पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, इन ऑर्डर टू ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन पुअर एंड रिचर पीपल। और जो रिच लोग ज़्यादा कमा रहे हैं उनसे टैक्स ज़्यादा वसूल करके जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उन पर काम करें, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर एक्टिविटीज़ में यूज़ करें। समझ में आ रही बात? जो डिफरेंस है, जो पैरिटी है बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल में जो डिफरेंस है तो उसको थोड़ा सा बैलेंस कर सके। ठीक है, आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। इन विच ईयर द फर्स्ट जेंडर बजट स्टेटमेंट अपेयर्ड इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये है कि 2005-06 में फर्स्ट जेंडर बजट स्टेटमेंट अपेयर हुआ था यूनियन बजट ऑफ इंडिया में। ठीक है, ये डेट से रिलेटेड है, तो डेट की क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं मगर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विच जैसे ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। 7 क्वेश्चन। द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विच अ बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद आरबीआई। देखो जो देखो ये मैंडेटरी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का मेजर है कि आरबीआई जो बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी, तो जो जितने कमर्शियल बैंक होते हैं उनको कुछ अपना पोर्शन ऑफ मनी, समझ में आ रही बात, रिज़र्व के तौर पर किसके पास रखना होता है? आरबीआई के पास, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कैश रिज़र्व रेशियो। द रेशियो या परसेंटेज ऑफ deposits which a bank must keep as cash reserve with the RBI is known as cash reserve ratio। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी दे दिया है, इसको पढ़ ले रहे हैं एडिशनल, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी आप लोग के। वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी वॉज द फर्स्ट सजेस्टेड बाय, किसने दिया था? जॉर्ज मेनार्ड कीन्स ने, जेएम कीन्स ने ये कंसेप्ट दिया था, ये सजेस्ट किया था। आई होप कि ये समझ में आया होगा। ये कैश रिजर्व रेशियो किसने दिया था? जेएम कीन्स ने। क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर भी। कैश रिजर्व रेशियो इज द अमाउंट ऑफ कैश दैट अ बैंक हैव टू कीप विद द आरबीआई। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कैश रिजर्व रेशियो से रिलेटेड? द कमर्शियल बैंक एज पर द स्टैट्यूट यानी कि मैंडेटरीली, लीगली और कानूनी तौर पर हैज़ टू मेंटेन द रिजर्व बेस्ड ऑन देयर डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। जो डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट के बेसिस पे उनको कुछ 10%, 5%, 18% कुछ कैश रिजर्व रेशियो इनको यहाँ पर देना होता है, मतलब रिजर्व कराना पड़ता है किसके पास? आरबीआई के पास। ठीक है, एक आप लोग के लिए होमवर्क है, बस चेक कर लीजिएगा एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले, जिस दिन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, ठीक है, उससे जस्ट एक दिन पहले या उसी दिन सुबह जब एंट्रेंस के लिए जा रहे हो, SLR CRR बस इसको ज़रा सा देख लीजिएगा। पूछा तो नहीं जाता है मगर अगर पूछ लिया गया परसेंटेज कितना चल रहा है CRR का, SLR का और बैंक रेट और ये रेपो रेट, तो बस एक बार क्विक देख लिएगा। अगर बाय द वे अगर आ गया तो आप लोग बिल्कुल ठीक कर लें। ठीक है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी अगर बता दें मान लीजिए चेंज हो जाए या कुछ भी है, ठीक है। तो बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। हमने अभी आपको बताया 7 क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बहुत अच्छा है। विच ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इज़ नॉट अफेक्टेड बाय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से नहीं इफ़ेक्ट करती है? टूरिज़्म इंडस्ट्री ऐसी है जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से इफ़ेक्ट करती है। मान लो कुछ होटल्स और क्या नाम है, मान लो फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में लोग समर के टाइम पे नहीं आना चाहते हैं, ज़्यादातर वो जाना चाहते हैं मतलब जो जहाँ पर थोड़ा ठंडा ठंडा माहौल रहता है, जहाँ पर थोड़ा अच्छा गुड क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है, वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो जहाँ वहाँ पर ऐसा ये रहता है कि वहाँ पर फ्लो ऑफ पीपल कम होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया की हम बात अभी जैसे कर ले रहे हैं, एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं। मई जून में जैसे नॉर्थ इंडिया में अपना लखनऊ और ये सब साइड में, उत्तर प्रदेश साइड में तो काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो इसीलिए तो मई जून की छुट्टी होती है ताकि स्टूडेंट जो हैं कहीं मुंबई जा सकें या फिर कहीं दूसरे शहर जा सकें जहाँ पर थोड़ा अच्छा वातावरण इन्वायरमेंट होता है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर क्या होता है, उस वक्त यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में मई और जून के टाइम पीरियड में। तो ये सीज़न से इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं टूरिज़्म सेक्टर अपना करता है।
समझ में आ रही बात कि ये एग्जाम्पल से आई थिंक समझ में आ गया हो। एग्रीकल्चर तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई 6 महीने किसी चीज़ की खेती किसानी हो पाएगी, 6 महीने नहीं होगी, क्योंकि वो उस क्लाइमेटिक कंडीशन पे असर करता है। समझ में आ रही बात। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मैंगो अभी आएगा, 2-3 महीने चलेगा यूपी में, मगर और 8 महीने 6 महीने जैसे नहीं होता है। तो लोग जो मैंगो बेचने वाले होते हैं, जो फेरी करते हैं, मतलब लगाते हैं, जो फ्रूट सेलर जो होते हैं, तो वो सिर्फ सीजनल फ्रूट्स ही तो सेल आउट कर पाते हैं, क्योंकि सीज़न से इफेक्ट है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रहता है एग्रीकल्चर में भी। फेस्टिव आइटम में दिवाली के टाइम पे दिए बिक रहे हैं, और ऐसे थोड़ी ना बिकेंगे। जैसे अभी ईद के टाइम पे कुर्ता पजामा की डिमांड काफ़ी आती है, या फिर दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स की डिमांड रहती है। समझ में आ रही। तो ये भी कहीं ना कहीं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से इफेक्ट है। ठीक है, और फोर्थ बात करते हैं सॉफ्टवेयर एक ऐसा मतलब ये इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो ये थोड़ी ना, ये तो मतलब पूरे साल भर ये नहीं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से इफेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर्ली लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट, पहले तो ये लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट अकर्स ओनली इन अ पर्टिकुलर सीजन, तो इसको सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। एंड वर्कर रिमेन अनएम्प्लॉयड इन द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द ईयर। देखो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट अकर ओनली अ पर्टिकुलर सीजन, 1-2 महीने काम रहा, एंड वर्कर्स जो काम वाम करने वाले वर्कर्स होते हैं, रिमेन अनएम्प्लॉयड इन द रिमेनिंग पीरियड ऑफ अ ईयर, जो कि बेरोज़गार रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो जैसे सॉफ्टवेयर फील्ड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि इसका आंसर पहले बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। सर्व एज अ सोर्स ऑफ रेजिंग फर्दर कैपिटल, नो, कैपिटल गुड्स की मीनिंग में नहीं आता ये। हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यस। तो कैपिटल गुड्स बेसिकली क्या होता है? कैपिटल गुड्स इट्स यूज्ड लाइक मशीनरीज, फैक्ट्रीज, प्लांट्स और इक्विपमेंट, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो मशीनरीज और ये सब का जो फर्दर प्रोडक्शन में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसको ही हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात। सी में क्या लिखा था वैसे? डायरेक्टली गो इनटू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, बिल्कुल गलत। फाइंड मल्टीपल यूजेस। तो कैपिटल गुड्स देखिए एग्जैक्टली यहाँ लिखा है, हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि मददगार साबित होते हैं फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, और ये देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन और लिखा था, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, करेंसी प्रिंटिंग, जितने अभी तक क्वेश्चन हुए हैं, आई होप कि एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया इज़ नॉट लोकेटेड इन कोची, मैसूर, सेलबोनी, देवास। तो अभी इसको आंसर से ही देख कर समझाते हैं पूरी तरह से। कोची इसका आंसर है। वैसे द करेंसी प्रेसेस ऑफ SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसका SPMCIL का ये फुल फॉर्म है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये नासिक वेस्टर्न इंडिया में भी है, देवास जैसे यहाँ पर अवेलेबल है ना डी ऑप्शन में, तो वहाँ पर भी है। सेंट्रल इंडिया में द टू प्रेसेस दैट इज़ BRB एंड NMPL। ये क्या है? बैंक BRB NPL का मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड आर एट मैसूर। तो मैसूर में भी ये है, यहाँ पर प्रिंटिंग होती है, मिंटिंग होती है कॉइन्स की, और नोट वोट छपते हैं, बनते हैं। साउदर्न इंडिया में भी, और सेलबोनी ईस्टर्न इंडिया में भी है, बट कहाँ पर नहीं है? कोची में। ठीक है, कोची में। जैसे कॉइन्स आर मेड इन 4 मिंट्स ओन्ड बाय SPMCIL, द मिंट्स आर लोकेटेड एट, जो मिंटिंग होती है कॉइन्स को मिंट किया जाता है, मिंट। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो मिंटिंग कहाँ पर होती है? हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा, मुंबई, 4 जगह पे होते हैं, याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया इज़ नॉट लोकेटेड एट कोची। मैसूर में भी हम लोग ने देख लिया, सलबोनी, देवास में भी देख लिया, तो कोची इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी चीज़ें और डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो। 11th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इन दिस कंटेस्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTGS? आई थिंक ये तो सभी को मालूम होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बात करते हैं इसके आगे, और इसके बारे में थोड़ा गूगल करिएगा, पढ़िएगा। RTGS आप लोग को हिंट मिल रहा है कि देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। RTGS अभी आपने देख लिया, फुल फॉर्म्स देख लिए, अब RTGS आपकी होमवर्क ये है कि RTGS से रिलेटेड चीज़ देख लें क्या है एग्जैक्टली।
जो कि ऑलरेडी आप लोग को मालूम है, जो कि क्लास 12th में पढ़ के आए, या फिर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MBA एंड MCOM, दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट दीज कंसेप्ट। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो बस ज़रा सा RTGS के बारे में देख लिया, ये सब देख लिया तो एक हिंट मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है, पूरा सिंपल सा क्वेश्चन फुल फॉर्म में पूछ सकते हैं। 12 वाला क्या है? इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज़। इकोनॉमिक सर्वे कौन बॉडी बनाता है? RBI नहीं, नीति आयोग भी नहीं, FICCI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो डी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है इकोनॉमिक सर्वे को, प्रिपेयर करता है। द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखिएगा। RBI का फुल फॉर्म बहुत सभी को मालूम है, इजी है। नीति आयोग का पूछा जा सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, आगे अभी नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे भी। प्लानिंग कमीशन को उसने रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया गया था 2015 में। इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आगे हैं, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका क्या था बेसिकली, क्रक्स क्या है क्वेश्चन का 12 वाले का? इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है, कौन प्रिपेयर करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विच वॉज द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू इंट्रोड्यूस अ डेबिट कार्ड इन इंडिया? ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक्स के फुल फॉर्म बस ज़रा सा देख लीजिएगा, स्पेसिफिकली फॉर BCom एंड BCom ऑनर्स के लिए बोल रही है। ठीक है, ICICI, जैसे इसका ICICI इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट स्टेट्स दैट प्राइवेट, यही वो प्राइवेट बैंक था जिसने सबसे पहले डेबिट कार्ड की शुरुआत इंडिया में करी थी। तो याद रखिएगा, ICICI बैंक सबसे पहला बैंक था जिन्होंने डेबिट कार्ड्स कंट्री में लेके आए थे। ठीक है, ये देखिए इंट्रोडक्शन भी दिया है ज़रा सा। WPI, CPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब कहाँ पर यूज़ होता है? ये सब इंडाइसेस जो हैं टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या मेजर करने के लिए? इसका आंसर है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का हम यूज़ करते हैं, याद रहेगा। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। विच इज़ द यूनिफॉर्म GST रेट दैट हैज़ बीन, व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म GST रेट दैट हैज़ बीन मेड फिक्स्ड अप फॉर द लॉटरी प्राइजेस बाय द GST काउंसिल? जो 28% इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और 28% क्यों होगा, इसके पीछे थोड़ा सा बता भी दे रहे हैं। जो देखिए चीज़ें जो ज़्यादातर अनप्रोडक्टिव होती हैं, एक तो ये बात हो गई, और जो चीज़ें लग्जीरियस होती हैं उस पर सबसे ज़्यादा टैक्स इंडियन गवर्नमेंट अंडर द GST रिजीम जो है चार्ज करता है। तो 28% सबसे ज़्यादा टैक्स रेट है नॉर्मली। तो ये लग्जरीज आइटम पे, जैसे आप लग्जरियस प्रोडक्ट खरीदेंगे, डायमंड खरीदेंगे, या फिर लग्जरियस कार्स खरीदेंगे, लैम्बोर्गिनी टाइप, ऑडी एंड दीज मर्सिडीज़ कार, तो ये आप शो ऑफ करने के लिए खरीद रहे हैं। और ये सब लग्जरीज आइटम्स, ये सब नेसेसिटीज़, बेसिक नेसेसिटीज़ और कंफर्ट्स का पार्ट नहीं है, तो इस पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैक्स लगता है, समझ में आ रही बात। और वहीं जैसे गैम्बलिंग तो मतलब ब्रांड ही है, जैसे लॉटरी हो गया यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, और जैसे अभी ये हो रहा है Dream 11 वाला ये सब सिस्टम, तो एग्जैक्टली इसके बारे में तो नहीं मालूम कि 28% है या नहीं, बट यहाँ पर लॉटरी जैसा रिलेट कर रहा है, तो वहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि वहाँ पर भी GST अगर चार्ज हो रहा है तो 28% होगा। तो इससे रिलेटेड देख लीजिएगा एक बार। तो लॉटरी प्राइजेस वाली चीज़ क्या थी? जो लॉटरी में प्राइज़ आपको मिलता है मनी के फॉर्म में, तो उस पर कितना GST लगता है? 28%, याद रखिएगा बिल्कुल। इन विच ईयर द रेलवे बजट एंड द जनरल बजट वर प्रेजेंटेड सेपरेटली? तो 1924 ही इसका आंसर है। हाँ, रेलवे बजट और जनरल बजट कब सेपरेटली प्रेजेंट करा गया था? कब प्रेजेंट करा गया था सेपरेटली, अलग अलग? 1924 में। समझ में आ रहा है बात? बिटवीन विच 2 5 ईयर प्लान, मगर बट अभी ये अलग अलग नहीं होता है। रेलवे बजट और जनरल बजट जब से ये NDA की गवर्नमेंट यानी कि BJP की सरकार आई है, तो ये रेलवे और जनरल बजट अभी सेपरेटली नहीं पब्लिश होता है, एक साथ ही आता है। ठीक है, और एक चीज़ छोटी सी ये भी, ये जनरल बजट जो यूनियन बजट होता है वो किस तारीख को आता है, किस दिन आता है हर साल? तो यूनिफॉर्म डेट है 1 फरवरी। तो ये भी एक MCQ बन रहा है, समझ लीजिए। बिटवीन विच 2 5 ईयर प्लान द गवर्नमेंट डिक्लेयर द प्लान हॉलीडेज़? तो इसका आंसर है 3 to 4th। 3 to 4th। देखो 5 ईयर प्लानिंग की शुरुआत हुई थी 1951 से, शुरुआत हुई थी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। पहला मुद्दा ये था कि भैया प्राइमरी सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को खूब तेज़ी से आगे बढ़ाना है, ग्रोथ और डेवलपमेंट लेके आना है, सोशल जस्टिस और ये सारी बातें हुई थी 1951। तो थोड़ा सा 5 ईयर्स प्लान के बारे में भी पढ़ लीजिएगा।
और बेसिकली 51 से स्टार्ट हुआ, तो अगर 5 साल की बात करें तो 56 पहला, 56 टू 60, 56 टू 61 सेकेंड, 61 टू 66 दैट विल बी थर्ड। तो यहाँ पर थर्ड 66 पे एंड हुआ, तो 66 से 71 तक के फोर्थ आना चाहिए था, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 66 से 69 तक 3 साल के लिए प्लान हॉलीडे मनाई गई, मतलब मनाई नहीं गई, मतलब यहाँ पर 5 ईयर प्लान नहीं बनाए गए। प्लान्स हॉलीडे यहाँ पर ये है कि 5 साल का जो प्लान होता है 5 ईयर प्लान, यहाँ पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसलिए उस वक्त 1965, 66, 67 और ये सब के टाइम पे इंडो पाक वॉर चल रही थी, और भी फाइनेंशियल कंडीशन और इंडिया की कंडीशन थोड़े से ख़राब हो गए थे। ये रीज़न है इसके पीछे। तो अभी हम बढ़ा भी देते हैं, बता रहे हैं द मेन रीज़न बिहाइंड द प्लान हॉलीडे वॉज इंडो पाकिस्तान वॉर एंड द फेलियर ऑफ द थर्ड प्लान। जो थर्ड प्लान बनाया गया था वो बुरी तरह से फेल हो गया था, क्योंकि वहाँ पर ड्रॉट की कंडीशन थी। इंडिया में उस वक्त बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ था और इंडिया पाकिस्तान की भयानक वॉर हो रही थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड एनुअल प्लान 66, 67 एनुअल प्लान बने थे, 5 ईयर प्लान तो नहीं, एनुअल प्लान, छोटे मोटे एनुअल प्लान बनाए गए थे। 66, 67, 67, 68 और 68, 69 के फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, वर मेड एंड इक्वल प्रायोरिटी वॉज गिवन टू एग्रीकल्चर इन द लाइट सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर। और किस पे तवज्जो दी गई थी, किस पे फोकस किया गया था? एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। याद रहेगा। हाउ मैनी जोनल ऑफिसेज डज RBI हैव? देयर आर 4 जोनल ऑफिसेज डज RBI हैव RBI, दैट इज़ इन मुंबई, चेन्नई, दिल्ली एंड कैलकाटा। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा भी है। थोड़ा सा RBI के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, इसका आंसर देखिए 4th है, मतलब 4 है, 4 इन द सेंस 4, ये 4। हाउ मैनी जोनल ऑफिस? A 4, ठीक है, 4 हैं जोनल ऑफिस। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश ऑन April 1, 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। देखिए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया था। ये हमारी सेंट्रल बैंक है कंट्री का, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, जो कि जिनके पास एक अधिकार है, जिनके पास पावर है किस चीज़ का, नोट को इशू करने का, करेंसी नोट्स को इशू करने का पूरा पावर किसके पास है? RBI के पास है। ये 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश करा गया था अंडर द RBI एक्ट 1934। 1934 में एक एक्ट लाया गया और उसके बाद 1 अप्रैल 1935 में एक RBI बैंक बनाया गया इंडिया के लिए, ठीक है। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इनिशियली इस्टेब्लिश इन कैलकाटा एंड बट इट्स हेडक्वार्टर मूव फ्रॉम कैलकाटा टू मुंबई इन 1937। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है, चाहे वो BCom MCom कहीं के भी स्टूडेंट हो, कोई भी इंटरेस्ट हो, कहीं का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए भैया RBI के पहले हेडक्वार्टर्स कहाँ थे? 1935 में जब ओरिजिनेट इस्टेब्लिश किया गया RBI, तो कैलकाटा में इसके हेडक्वार्टर्स थे, बट 1937 में इसके हेडक्वार्टर्स शिफ्ट कर दिए गए कहाँ? कैलकाटा से मुंबई, ठीक है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट में क्या बता रहे हैं। RBI के 4 जोनल ऑफिसेज हैं। न्यू दिल्ली नॉर्थ की बात करेंगे, न्यू दिल्ली नॉर्थ, चेन्नई फॉर साउथ, कैलकाटा फॉर ईस्ट, मुंबई फॉर वेस्ट, ठीक है, याद रहेगा। न्यू दिल्ली फॉर नॉर्थ, चेन्नई फॉर साउथ, कोलकाता फॉर ईस्ट, मुंबई फॉर वेस्ट। बहुत डिटेल में क्वेश्चंस को, जो डिटेल इन्फॉर्मेशन जिसकी ज़रूरत महसूस हो रही है उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो जैसे अगर आप लोगों को पूरे ऐसे सारे सिस्टमेटिकली क्लासेस ख़रीदना है तो हम लोग का पेड बैच अवेलेबल है। BCom MCom LLB MBA MCom के लिए सब लोगों के लिए अवेलेबल है, बहुत नॉमिनल से चार्जेस पे, बिकॉज आर एम इज़ टू प्रोवाइड अ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट अ वेरी 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 रीजनेबल प्राइस। क्योंकि मुद्दा ये है, हम लोग को भी रिवीजन करना है। समझ में आ रही बात? हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग सिर्फ एज अ हेल्पर आप लोग की प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, एज एन एजुकेटर आप लोग को एजुकेट कर रहे हैं चीज़ें, और हम लोग सिर्फ नॉमिनल फीस कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं। इफ़ एनी स्टूडेंट वांट टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी कैन डाउनलोड द LU अपडेट ऐप एंड देन परचेज द ऐप फ्रॉम द एप्लीकेशन, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो अवेलेबल है हम लोग का LU अपडेट का यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म, जैसे जहाँ पर आप लोग ये देखेंगी वीडियो, वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी अवेलेबल है। किसी को बात करना हो, व्हाट्सएप करना हो, कुछ भी करना हो तो रिगार्डिंग द परचेज ऑफ क्लास, तो आप लोग बेफिक्र होकर फ्रीली यू कैन आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग द क्लासेस।
So moving towards the next question, how many languages are printed in an Indian currency note? So the answer will be 15 C. But I have checked this question in a Google, तो 2000 का नोट अभी देखा था तो 17+1 था, और नॉर्मली कुछ जगह पर 17 भी था। तो ऐसे जो कॉन्फ्लिक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मली नहीं आते हैं, समझ में आ रही बात। तो नॉर्मली अगर देखा जाए फिर भी अगर क्वेश्चन ये आ जाए तो कितनी लैंग्वेजेस होती हैं नॉर्मली 15 है, तो 15 यहाँ पर लगा दीजिएगा। और बाकी इसके बारे में गूगल भी कर ली तो नॉलेज में और आप लोग की इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। क्या है 15 क्यों है इसका आंसर यहाँ पर, और गूगल में 17+1 2000 के नोट पे क्यों दिया हुआ है, और 17 क्यों, अल्टीमेटली 15 ही है, क्योंकि मैंने जब गिनी थी तो 15 थी, ठीक है। मैंने जो एक टेक्स्ट पढ़ा था वहाँ पर अभी गूगल पे थोड़ी देर पहले। तो मूविंग टुवर्ड्स द who was the first person to adopt scientific method in estimating the national income in India? तो नेशनल इनकम को सबसे पहले तो दादा भाई नारोजी ने कैलकुलेट किया था 1800 के टाइम में। इसके बारे में लिखा भी अभी हम डिस्कस करेंगे, बट साइंटिफिकली यहाँ पर क्वेश्चन है कि साइंटिफिक मेथड किसने अडॉप्ट किया था इन एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम इन इंडिया। तो इसका आंसर है VKRV राव, ठीक है। VKRV राव ने साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट किया था फॉर एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम, ठीक है। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वॉज मेड बाय दादा भाई नारोजी इन 1867-68। दादा भाई नारोजी ने पहली बार नेशनल इनकम को एस्टिमेट कराया था, कैलकुलेट कराया था, फर्स्ट अटेम्प्ट लिया था उन्होंने टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। द फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया वॉज यूज बाय प्रोफेसर VKRV राव फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1931 एंड 32। याद रहेगा आप लोग को। बढ़ते हैं आगे, विच एंटिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO, ठीक है। नेशनल सैम्पल सर्वे नहीं करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये सब तो नहीं है, याद रखिएगा। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ही ये इनकम को, नेशनल इनकम को मेजर करता है कंट्री में, ठीक है, नेशनल इनकम को मेजरमेंट करता है। बढ़ते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के कौन कौन से इंस्टीट्यूशन रहते हैं? पाँच उसके वर्ल्ड बैंक के फर्दर सब्सिडरीज़ या ग्रुप्स कह सकते हैं, उसके ग्रुप में आते हैं वर्ल्ड बैंक के। तो इसमें तीन दिए हैं, तो इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर है। क्या क्या है इस पर बात मेन कर ले रहे हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, याद रख लीजिए, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकंड, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है, मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये देखिए लिखा भी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट ये तो लिख दिया है इन्होंने। मेन बात हमारी वर्ल्ड बैंक से एक चीज़ छोटी सी लिख दी है जिनको नहीं मालूम है कि WTO और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी। तो ये सिंपल सी बात है, ये तो मालूम है स्टूडेंट्स को कि WTO है तो एक अलग संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जो UN का पार्ट है, जो कि वो काम कर रहा है ट्रेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, और जो वर्ल्ड लेवल पे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज़ कंप्राइज ऑफ 5 इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जैसे भी हमने बात करी। इसमें 5 इंस्टीट्यूशन फर्दर आते हैं, IBRD, IDA आता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और IFC आता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। सारे इसके फुल फॉर्म्स देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा, एंड द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। सारे MCQs का पार्ट बन रहे हैं ये सारे फुल फॉर्म्स भी, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट नेशनलाइज बैंक ऑफ इंडिया इज़ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, SBI हमारी कंट्री का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, याद रहेगा आप लोग को। पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे बड़ा हमारी कंट्री का SBI है। ये 1955 तक के इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। प्रेसिडेंसी बैंक भी, इसको प्रेसिडेंसी बैंक भी बोलते थे, ठीक है। तो इसकी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, लंबी चौड़ी। तो ये पब्लिक सेक्टर, ये गवर्नमेंट ओन बैंक है,
स्टेट बैंक। तो ये सबसे बड़ा इस वक्त नेशनलाइज बैंक इंडिया में यही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसका आंसर है आर के शानमुखम शेट्टी, ठीक है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में 1951 में फर्स्ट 1951 तो नहीं 1947 में आई थिंक, हाँ फर्स्ट वो आया है, क्या नाम है, यूनियन बजट। मैं उसकी बात करने लगा था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की 1951 से जो शुरू हुआ। तो यूनियन बजट देखिए जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में तो आया है, बट उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर ये थे आर के शनमुखम शेट्टी। तो उन्होंने ये प्रेजेंट किया था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बढ़ते हैं आगे। अमृत्य सेन वॉन द नोबेल प्राइज़ इन विच ईयर। 1998 में ये अमृत्य सेन जी नोबेल प्राइज़ जीते थे इकोनॉमिक्स में। इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड कुछ बात थी उससे रिलेटेड, ठीक है। और 1998 इसका मेन आंसर है। इसके बारे में थोड़ी चीज़ें बातें गूगल करिएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दी हुई है देखिए, द सेवरिगिस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंसेज इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 1998 वॉज अवॉर्डेड टू अमृत्य सेन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इन्हीं वेलफेयर से रिलेटेड, हमने जैसे बोला भी वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इसका प्रोनाउंसिएशन में आना क्या बिल्कुल रिक्स बैंक से रिलेटेड। ये स्पेशलाइज इकोनॉमिक्स की फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो रिक्स बैंक प्राइज़ होता है जो नोबेल जो कि किसकी मेमोरी में, अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में दिया जाता है, ठीक है। 1998 में इनको मिला था। इकोनॉमिस्ट हैं ये, हार्वर्ड स्कूल में टीचर हैं, एज आ प्रोफेसर हैं ये वहाँ पर, और ही इज़ अ इंडियन पर्सन, सिटीज़न ऑफ इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के नॉर्मन बोरलॉग जो हैं, बी नॉर्मन बोरलॉग, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहलाए जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा देखिएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ नीति आयोग व्हाट डज टी, अभी हमने बोला ही था आपको, इसका आंसर तो आप लोग जल्दी से देखिए क्या होगा, बताइए टी का, देखिए जल्दी से। ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रैवलिंग, ट्रेनिंग, ट्रांसफरिंग। सो द आंसर विल बी, अभी हमने बताया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा, ट्रांसफॉर्मिंग। अब पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आई वॉज रॉन्ग, दैट इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ही यूज़ होगा, क्योंकि अगर पूछा जा रहा है पूरा, अगर MCQ आ जाता है पूरा फुल फॉर्म, तो इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन को कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सॉलिड आंसर ये है, सॉलिड फुल फॉर्म ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रहेगा। वॉज फाउंड ऑन जनवरी 1, 1 जनवरी 2015 को यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया था इसको कैबिनेट रिजोल्यूशन से। नीति आयोग इज़ अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द मिनिस्ट्री इज़ द चेयरपर्सन। यहाँ पर ये इसने प्लानिंग कमीशन जो इंडिया का था उसको रिप्लेस किया था 1 जनवरी 2015 को ही आया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं इस वक्त। और यूनियन मिनिस्टर विल बी द एक्स ऑफिशियो पर्सन होते हैं, जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। वाइस चेयरमैन कौन होता है, फंक्शनल हेड ऑफ नीति आयोग। बढ़ते हैं आगे। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज़ मेजर इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम। कंट्री की अगर हमें ग्रोथ रेट को पता करना है कि कंट्री किस तरीके से बढ़ रही है, ठीक है, तो वो हम किससे मेजर करते हैं, मॉनेटरी फैमिली इनकम से नहीं, मंथली फैमिली इनकम से तो नहीं होगा भाई, सी से भी नहीं होगा, नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन लिफ्टेड अबव द पॉवर्टी लाइन, ये भी नहीं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो नेशनल इनकम से हम जज करते हैं, ठीक है। अब नेशनल इनकम क्या है, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग गिवन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, GDP नेशनल इनकम, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FDI। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो कंट्री के बाहर वाले जो लोग फॉरेनर्स होते हैं, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है यहाँ, FDI उसको बोलते हैं। फॉरेनर बंदा हो, कोई रेसिडेंट सिटीज़न हो बाहर का, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, तो वो FDI बोलते हैं, अगर बाहर से पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे लाया जा रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं ये पूरा क्लास। 100 MCQs मायने रखते हैं। अगर कोई बंदा सुन रहा है ये क्वेश्चन, तो पक्का उसको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन BCom
M.Com, MBA, in any examination which he or she is going to appear in the University of Lucknow entrance examination. ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? आई होप मुझे भी मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, और क्योंकि चीज़ें अच्छी हैं, समझाने के लिए हैं, प्रोवाइड करी हैं. मार्जिनल कॉस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट होता है. जैसे मान लीजिए एक हम प्रोडक्ट बना रहे थे, उसका 10 रुपये पूरा टोटल कॉस्ट आ रही थी, तो उसके 2 रुपये जो थे फिक्स कॉस्ट थी, 8 रुपये उसके वेरिएबल कॉस्ट था. समझ में आ रही बात? फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 2 रुपये. और फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, हमेशा याद रखिएगा, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, और वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है, चेंज करती है एज़ पर द प्रोडक्शन. फिर मान लीजिए हम एक प्रोडक्ट बना रहे थे तो 10 रुपये टोटल खर्च हो रहे थे, हमने 2 प्रोडक्ट बनाए तो खर्चा कितना होगा? 2 रुपये तो फिक्स ही रहेंगे, बट 8 रुपये, जो 8 रुपये खर्च हो रहे थे एक प्रोडक्ट पे, अब दूसरे प्रोडक्ट पे कितने खर्च होंगे? 8 2 16 एंड द, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. सो अगर हम 2 प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसका टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट जैसे अपना हो जाएगा 18 रुपये. समझ में आ रही बात? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि मार्जिनल कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करता है वेरिएबल कॉस्ट से, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहता है एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन. समझ में आ रही बात? तो जैसे मान ली हमने एडिशनल प्रोडक्शन किया, एक बना रहे थे एक और बनाया, तो जो एडिशनल खर्चा आता है उसी को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं. तो मार्जिनल कॉस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच कॉस्ट? दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट ओनली. ठीक है, आई थिंक कंसेप्ट समझ में आया होगा. विच कंट्री 31 विच कंट्री वॉज द फर्स्ट वन टू इम्प्लीमेंट द GST? तो इसका सिंपल सा आंसर है फ्रांस. फ्रांस ने सबसे पहले करा था, इसको अडॉप्ट किया था 100 ईयर्स पहले ही इसको. समझ में आ रही बात? अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्प्लीमेंट किया था अपनी कंट्री में, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंडर में, वहाँ पर. समझ में आ रही बात? फ्रांस से. ठीक है, इसके बारे में ज़रा सा देखना हो देख लिएगा, बस काफ़ी है वैसे इतना. और GST इम्प्लीमेंट इंडिया में हुआ था, ये बता दे रहे हैं 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ था. 4 इसके बेसिक से वो हैं. मैंने इस पूरा कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट्स को इसको डिटेल में डेल्ट किया है आप लोग के लिए, जो मैं BCom का देख रहा हूँ, BCom और BCom ऑनर्स से रिलेटेड जितना एंट्रेंस का मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लासेस, उसमें मैंने डिटेल में कंसेप्ट क्लियर करें. ये सब जो चीज़ें छोटी छोटी बोल रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट में, उसमें काफ़ी डिटेल में एक पॉइंट बताया विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो इफ़ एनीबडी वांटेड टू परचेज आर क्लासेस देन लेट अस इन्फॉर्म. ठीक है, और कैन सिंपली डाउनलोड द LU अपडेट ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, देन कॉन्टैक्ट द पर्सन दैट इज़, मतलब जो नंबर प्रोवाइड करा गया है इसके वीडियो के नीचे भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और आप अगर डाउनलोड करेंगे आप तो वहाँ पर भी इजीली आप परचेज़ कर सकते हैं, ऑप्शन है. ठीक है, बात करते हैं, बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं. व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड द बैंकर चेक? बैंकर चेक क्या होता है? बैंकर चेक जानते हैं आप लोग क्या होता है? IPO बैंकर चेक होता नहीं है. DD डिमांड ड्राफ्ट इज़ द बैंकर चेक, ये याद रखिएगा. FD फुल फॉर्म चारों के देख ले रहे हैं. FD फिक्स डिपॉजिट, RD रिकरिंग डिपॉजिट, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ चला है IPO का, तो इसका देख लीजिएगा, हो सकता हो वो फुल फॉर्म पूछ लें, IPO क्या होता है ये भी पूछ ले रहे हैं, और IPO का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड द बैंकर चेक? तो बैंकर चेक पता है किसको बोलते हैं? तो डिमांड ड्राफ्ट को बोलते हैं. ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हमें डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है बहुत सारी सिचुएशंस में, जब हम और आपने ऐसा सुना होगा जब हम कभी, अभी आप लोग को अब तो ऐसा नहीं है कि, बट आप बिफोर 10 और 15 ईयर्स ऐसा था कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ता था अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते थे. तो डिमांड ड्राफ्ट ऐसा होता है, जैसे मैं मान लो हम एक कस्टमर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, और हम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ की फ़ीस फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये, और उनका अकाउंट है किस चीज़ का? HDFC का या कुछ भी, किस कहीं का भी. ठीक है, तो ये हम पता करते हैं. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हम पूरा प्रोसेस बता रहे हैं ये यही होता है. तो हम जाते हैं, मान लो अपने बैंक के पास 10,000 रुपये ऑन द स्पॉट जमा करते हैं, और वो हमें डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देते हैं,
और वही बैंकर चेक उसको कहलाया जाता है कि भैया ये इट कैन बी यूटिलाइज, चेक की ही तरह होता है, बट यहाँ पर चेक और डिमांड ड्राफ्ट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। देख लीजिएगा गूगल पे, बैंकर चेक तो बोल लें, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल चेक एंड द डिमांड ड्राफ्ट। देखिए डिमांड ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं होता है, क्योंकि हमने 10,000 रुपये ऑलरेडी बैंक को दे दिए और उन्होंने हमें एक डॉक्यूमेंट बना के दे दिया कि जाओ अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर दो, तुम्हारी फ़ीस जमा हो जाएगी। श्योरिटी हम ले रहे हैं क्योंकि हमने आपसे पैसे ले लिए। अब जिसके लिए बना के दे रहे हैं, मान लो 10,000 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट का आप लोग प्रोफार्मा भी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली बैंकर्स चेक किसको कहते हैं, डिमांड ड्राफ्ट को कहते हैं। काफ़ी डिटेल में कंसेप्ट बता सकते हैं, सब बताएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी 50 मिनट्स की हो चुकी है और अभी हम लोगों ने 32 ओनली क्वेश्चन डिस्कस करें। तो कुछ बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एडम स्मिथ ने भी कोई बुक लिखी है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इससे रिलेटेड आई थिंक कुछ बुक लिखी है उन्होंने भी। तो एडम स्मिथ की जो भी बुक है वो देख लीजिएगा, मतलब जो नाम एग्जैक्टली है वो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर बात हो रही कैपिटल एंड ग्रोथ की, 33 क्वेश्चन में कैपिटल एंड ग्रोथ की बुक की बात हो रही है। किसने लिखी है, तो जॉन हिक्स ने ये लिखी है, डी जॉन हिक्स। सॉरी, द आंसर विल बी द डी ऑप्शन, जॉन हिक्स। बस ठीक है, इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। बस ये नाम याद रख लीजिएगा कि कैपिटल एंड ग्रोथ किसने लिखी है, जॉन हिक्स ने, ठीक, बस इतना काफ़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री। फाइनेंशियल हेल्थ किस, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ही था, फाइनेंशियल हेल्थ कैसे हमें पता चलता है, नेशनल इनकम से। तो ये नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जो द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जीडीपी, ठीक है, ठीक है। और बढ़ते हैं 36 की तरह, हाँ 35 की तरह। वो इज़ एक्स चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। अभी हमने बताया था प्राइम मिनिस्टर इज़ अ एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन अब है भी नहीं। और एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन चेयरमैन कौन होता था, चेयरमैन वहाँ पर का प्रेसिडेंट ही, प्राइम मिनिस्टर ही होता था। प्राइम मिनिस्टर वॉज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब तो प्लानिंग कमीशन ने किस चीज़ की जगह ले ली है, नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इट वॉज स्टार्टेड इन जनवरी 1, 2015, ठीक है, रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन बेसिकली क्या था, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थी, नहीं ये स्टैचुटरी बॉडी थी, ये नॉन स्टैचुटरी बॉडी थी, या एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी थी। ये एक नॉन स्टैचुटरी बॉडी थी, याद रखिएगा, ये स्टैचुटरी बॉडी नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं थी, ये एक नॉन स्टैचुटरी बॉडी थी जो कि गवर्नमेंट को, जो कि सरकार होती थी, उसको डायरेक्शंस देती थी। डायरेक्शंस क्या, बेसिकली सजेशंस देती थी, एडवाइस देती थी कि यहाँ पर ये काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। टोटल नंबर ऑफ अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में 23 हैं, याद रखिएगा, और 2 बिगर हैं कंट्री में जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस है, दैट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। व्हाट इज़ द वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ नबार्ड। नबार्ड के हेडक्वार्टर्स भैया मुंबई में। नबार्ड क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसको देख लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, द फुल फॉर्म फॉर द BCom and the BBA and the BCom honors students. And let's move towards the other information for the MBA and MCom student. तो हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, मुंबई में। इस्टेब्लिश देखिए 12 जुलाई 1982 में ये हुआ है, याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। नबार्ड वॉज इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, बी सिवरामन कमेटी ने इसे बनाया था, मतलब इनकी रिकमेंडेशन पे बना था ये। तो नबार्ड इज़ इंडियाज़ स्पेशलाइज्ड बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 12 जुलाई 1982 1982 को बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, मुंबई में है। और ये किसकी कमेटी से बना था, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरामन कमेटी के अंडर बना था।
नाबार्ड इन इज़ इंडियाज़ स्पेशलाइज, ये इंडिया का स्पेशलाइज बैंक है जिसमें क्या होता है, ये नाबार्ड फाइनेंस करता है, रीफाइनेंस करता है रूरल बैंक्स को, एग्रीकल्चर रूरल बैंक्स को, ताकि वो फर्दर फाइनेंस कर सकें एग्रीकल्चरलिस्ट को, फार्मर्स को, इन सबको, ज़मींदार्स और बेसिकली जो फार्मर्स को। हाउ मैनी स्लैब्स अंडर GST? 5। हमें बताया था आपको शुरू में 18-28 से बोल लेते, तो देखिए 5 होते हैं स्लैब, जिसमें शुरुआत होती है 0 से, नील रेटेड। कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं जिसमें 0 रेटेड टैक्स रहता है। ठीक है, आप लोग के लिए होमवर्क है अभी जस्ट नाउ फॉर द BCom एंट्रेंस एस्पिरेंट्स एंड द BCom ऑनर्स एंड BBA वालों के लिए अभी जस्ट कि आप लोग देखिएगा अभी थोड़ा जब वीडियो या फिर स्टॉप करके या फिर आगे तो देखिएगा कि 0 रेटेड यानी कि 0 रेट किस पे लगता है। 5% एक है, फिर 18%, फिर 12% है, फिर 18 और 28%। तो एक परसेंट मतलब जो ये रेट है, एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि कौन सा अच्छा ये प्रोडक्ट लगता है, तो इससे मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो याद मेन तो ये देखिएगा 0 रेटेड किस पे। ठीक है, तो 5 होते हैं, कहाँ से शुरुआत हुई है? 0, 5, 12, 18, 28, उंगलियों पे, फिंगर्स पे याद कर लीजिए। हु वॉज प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट विद 10 बजट्स? तो इसका आंसर है मोरारजी देसाई। इन्होंने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट को प्रेजेंट किया है मोरारजी देसाई जी ने। इसके बाद जो है वो ये है पी चिदम्बरम, फाइनेंस मिनिस्टर जो कांग्रेस की सरकार में थे। फिर प्रणब मुखर्जी तो प्रेसिडेंट ही थे। तो यहाँ पर देखिएगा, इसके बारे में और गूगल करना हो तो देख लीजिएगा। वैसे 10 सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट किसने प्रेजेंट करे हैं? मोरारजी देसाई ने। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विच 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज गादगिल योजना? तो गादगिल योजना 3rd 5 ईयर प्लान था। इसमें क्या लिखा है इसको देख ले रहे हैं। 3rd 5 ईयर प्लान is called Gadgil Yojana. Also, the main target of this plan was to make the economic independent economy को बनाना and to reach self-propelled position to take off. The plan aim to increase national income by 30%. इसमें गाडगिल योजना है उसमें 30% हम अपनी नेशनल इनकम को बढ़ाएं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को 30% से बढ़ाएं, जो प्रेजेंट में उस वक्त था, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, दैट इज़ 56 to 61। उसके बाद जो उसमें एग्रीकल्चर इनकम थी उसको 61 के बाद जो प्लान बनाया गया था 61 से 66, उसमें ये सब योजनाएं बनाई गई थी कि भैया मेरा टारगेट होगा 5 ईयर प्लान में कि भैया 30% से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को बढ़ाओ और 30% से इनकम को बढ़ाओ। ठीक है, बात करते हैं आगे। व्हाट डू मीन बाय द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड प्रोड्यूस इन द कंट्री एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। द आंसर विल बी द डी। देखिए, जीडीपी और जीएनपी में यही डिफरेंस है। जीडीपी भी सिर्फ बात करता है जीडीपी डोमेस्टिक नाम आ रहा है, तो यहाँ पर से आप क्लियर कर सकते हैं बात। जीडीपी बताते हैं पहले, फिर जीएनपी बताएंगे। द जीडीपी रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज which is produced within the geographical boundaries, within the domestic boundaries of the country during a period of time, during a specified period of time। ठीक है, ये बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज वाली डेफिनेशन नहीं है, मैं बोल रहा हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक सटीक है कि जो कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसकी वैल्यू जो है, इकोनॉमिक मॉनेटरी वैल्यू जो होती है, उसी को जीडीपी कहते हैं, नेशनल इनकम। ठीक है, बात करते हैं अगर हम जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जीडीपी तो आता ही है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी आता है कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान और उसमें इनकम हम कमा रहे हैं। एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू निकल के आ रही है, कैसे? जो हम कमा रहे हैं वहाँ से, बाहर से, तो उसको हम जीएनपी बोलेंगे। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड इज नोन एज जीएनपी। जीएनपी इज द टोटल मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज at market value resulting from current production in a country during a year including net income from abroad. GNP is equal to GDP plus income from abroad। नीति आयोग की बात कर ले रहे हैं फिर से। कब आया था? तो 2015 में आया था। काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा करी है इसके बारे में, नीचे लिखा हुआ है और फिर से लिखा हुआ है, मतलब आई थिंक ये रिपीट तो नहीं पढ़ रहे हम लोग, नहीं फ़िलहाल रिपीट तो नहीं पढ़ रहे। तो ये इन्फॉर्मेशन फिर से दी है, एक बार और आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आएगी आपको। ठीक है, नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी इज़ द बेस ऑफ विच 5 ईयर प्लान?
तो सो द आंसर विल बी सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहीं ना कहीं सक्सेसफुल तो हुआ था, और क्योंकि और सेकेंड 5 ईयर प्लान का मकसद ये था कि यहाँ पर फोकस किया गया था, इन्होंने मॉडल दिया था नेहरू जी और महालनोबिस जो ये थे, ये एक पूरी मॉडल था। इसमें ये था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत काम होगा, फोकस किया जाएगा। और क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया गया था, जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी चीज़ों को बढ़ाना था, समझ में, और बढ़ा भी था। एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी किया था जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। सेकेंड 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस होगा, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर को। ठीक है, देखिएगा इसको। देखिए सेकेंड 5 ईयर प्लान इसका आंसर है यहाँ पर दिया हुआ। सेबी वॉज सेटअप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेटअप इन 1988 एंड मेड स्टैट्यूटरी बॉडी 1992। व्हाट स्टैंड फॉर एस? तो एस पूरा फुल फॉर्म ही बता दे रहे हैं, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एस का मतलब सिक्योरिटीज़ है। इसके बारे में क्या लिखा है शॉर्ट में जल्दी से देखते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में। 1988 में भैया ये आया। 1992 में ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बन गया, पावर स्टैट्यूटरी पावर्स मिल गए। 30 जनवरी 1992, 30 जनवरी 1992 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ये सारी डेट्स बिल्कुल ना भूलिएगा प्लीज़, और ये ज़रूर देखिएगा, ठीक है। थ्रू द सेबी एक्ट 1992, सेबी इज़ नोन एज मार्केट रेगुलेटर ऑफ इंडिया। सेबी क्या है? मार्केट रेगुलेटर है। ये काम करता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एज वेल एज द कंपनीज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, समझ में आ रही बात? स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें मैं कवर हमने कराई हैं पेड कोर्स में, और अभी यहाँ पर भी चीज़ें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बताई थी कि वैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना था, 1988 में ये आया था, 30 जनवरी 1992 में ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बना, इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में। ठीक है। The goods and service tax has been implemented from July 1, 2017. It is incorporates many of क्या बोलना चाह रहे हैं भैया? जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 में आया था, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बहुत सारे फर्दर जो उस वक्त टैक्सेस चल रहे थे उसको इनकॉर्पोरेट किया था, यानी कि मर्ज किया था। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की लैंग्वेज में बात करें तो सब्स्यूम्ड किया था। तो सब्स्यूम्ड कौन कौन से टैक्सेस करे थे? क्या वो जीएसटी ने डायरेक्ट टैक्सेस को सब्स्यूम किया था? नहीं, बिल्कुल, बिकॉज जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स जो वैट और सीएसटी और ये सारे टैक्सेस चलते थे उस वक्त, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, इन सबको क्या कर दिया था? सब्स्यूम्ड कर दिया था। यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है इनकॉर्पोरेट, तो इसका आंसर क्या है? बी, इनकॉर्पोरेट टैक्सेस। ठीक है, बात करते हैं आगे 47 की। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटअप इन, डेट याद रखिएगा, उसके बारे में देख भी लीजिएगा गूगल पे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में बनाई गई थी। ठीक है। द सिंबल ऑफ इंडियन रुपी केम इनटू वेग ऑन 15 जुलाई 2010। द न्यू सिंबल डिज़ाइन बाय उदय कुमार। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदय कुमार जी ने 15 जुलाई 2010 में देवनागरी का देवनागरी एक लैंग्वेज जो होती है उसका रा उठाया था, और अपना और आर बी का यूज़ किया था, मतलब उन्होंने कॉम्बिनेशन किया था। तो उदय कुमार करके 2010 में हम लोग को अपना इंडिया का खुद का पर्सनल एक, हम लोग का पहले आरएस चलता था ना, आरएस रुपीज़ का साइन, तो हम लोग के पास कोई साइन नहीं था। तो जैसे डॉलर के पास अपना एस और उसके बाद फिर एक वर्टिकल लाइन है, वैसे येन का एक है, ठीक है, और यूरो का खुद का सिंबल है, करेंसी सिंबल। वैसे हमारा भी इंडिया का पास अब सिंबल है, बहुत अच्छा सिंबल हम लोग का। और ये डिज़ाइन करने वाले बंदा कौन था? उदय कुमार थे। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करके रखी थी। ठीक है, बहुत मज़ेदार है, इनके बारे में मैंने बहुत पढ़ा था, बहुत अच्छा है। इसकी एक स्टोरी भी मैंने देखी थी, तो इसके बाद बारे में जब टाइम हो देखिएगा ये चीज़ें कैसे आया क्या है। ठीक है, ये सारी बातें उन्हीं लोग के लिए जो ये वीडियो बिल्कुल लास्ट में नहीं देख रहे हैं, बहुत टाइम पहले ये वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रही बात। और कुछ ना कुछ वो स्टूडेंट, ये उन लोग के लिए बातें जो बीच बीच में बोल रहे हैं, जो काफ़ी जिज्ञासा रखते हैं, कोई चीज़ यार ज़री सी देखी तो उसके बारे में यार हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी उदय कुमार के बारे में पढ़ लिया, ये कौन बंदे हैं, क्या हैं, इन्होंने क्या कैसे किया। इट्स वेरी ग्रेट वर्क ही डिड फॉर इंडिया, समझ में आ रही बात। और अब आप खुद सोचिए, बंदा 2010 में जिसने ये आईआईटी बॉम्बे का है, जिसने ये हम लोग को ये सिंबल दिया, और ये अब चलने वाला है, बहुत लंबे समय तक चलेगा नोट्स पे, करेंसी पे। तो ये कितना एक पर्सनली कितना बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, तो देखिएगा काफ़ी चीज़ें।
नोट से रिलेटेड देखिएगा क्या होता है। नोट कागज़ के होते हैं, किस चीज़ के होते हैं, मैंने आपको हिंट दिया है, कागज़ के नोट नहीं होते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें भी देखिएगा क्या है, हम क्या बोलना एग्जैक्टली चाह रहे हैं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज इन 1955, ठीक है। ये तो सिंपल सा है। हम लोग इसकी जो इस SBI का टाइमलाइन है, इसको ज़रा सा PDF में इमेज है यहाँ पर प्रोवाइड करी है गूगल पे, तो उसको देख लीजिएगा। इसको इंपीरियल बैंक और प्रेसिडेंसी बैंक बोला जाता था। 3 बैंक मर्ज हुए थे 1921 में, फिर 1995 में फाइनली के SBI करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है नेशनलाइज हो गया था। समझ में आ रही बात। इसकी 7 सब्सिडरीज भी थी SBI की, तो धीरे धीरे इसके साथ लिंक्ड हो गई और वो सब इसके साथ ही मर्ज हो गई। अब बात करते हैं 50 क्वेश्चन। बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से और चीज़ें भी बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट मेन टारगेट इज़ टू प्रोवाइड 100 MCQs विद प्रॉपर पिक्चर दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और उसके साथ ऐसा नहीं कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत लिमिटेड, बहुत जो क्रक्स जिसमें बता सकते हैं उसमें मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा बातें करने लगेंगे एक टॉपिक पे, एक MCQ पे, ठीक है। बात कर रहे हैं माइक्रो यूनिट डेवलप एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा लॉन्च इन, कब हुआ था लॉन्च? 2015 में लॉन्च हुआ था मुद्रा। इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। कब लॉन्च हुई थी? 2016 में लॉन्च हुई थी। जो माइक्रो यूनिट्स हैं कंट्री की, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था एजेंसी को। माइक्रो यूनिट्स जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंटरप्राइजेज होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए और रीफाइनेंस करने के लिए कब आया था? 2015। LPG स्ट्रैटेजी, LPG वही अपना LPG गैस की बात नहीं हो रही यहाँ पर। LPG यहाँ पर बात हो रही है दिस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन स्ट्रैटेजी ऑफ प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। व्हाट स्टैंड फॉर P इन LPG? LPG में P का क्या मतलब है? तो प्राइवेटाइजेशन, अभी हमने बोला ही प्राइवेटाइजेशन। द LPG मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991। LPG स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसका मतलब तो ये होता है, कौन लाया था? मनमोहन सिंह 1991 में लेके आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ महारत्न कंपनी? महारत्न कंपनी कौन सी नहीं है? देखिए, एक होती है महारत्न, नवरत्न और एक मिनी रत्न। मिनी रत्न भी होती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये बेसिकली 3 तरीके कैटेगराइज करी गई हैं। क्या ये सारी नॉर्मल कंपनीज़ नहीं है? ये PSU को कैटेगराइज किया गया है। PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को 3 भागों में डिवाइड करा गया है। महारत्न बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो डोमिनेट करती हैं मार्केट में, इनका बहुत बड़ा शेयर है मार्केट में, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करके देती हैं, ठीक है, महारत्न। फिर आता है नवरत्न, फिर आता है छोटी छोटी मिनी रत्न। मिनी रत्न में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं चेक कर ले रहा हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं। इसमें डिवाइड करा जाता है। महारत्न सबसे बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट डोमिनेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्लियर भी कर लिया, ठीक है। तो इसका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये तीनों जो हैं महारत्न कंपनीज़ हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो चौथे नंबर पे है, D, वो नहीं है। ऑयल इंडिया लिमिटेड इज़ अ नवरत्न कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड प्रोडक्शन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG। इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ, इकोनॉमिक प्लानिंग किसका सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक प्लान यूनियन लिस्ट का, स्टेट लिस्ट का या कंकरेंट लिस्ट का? तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है कंकरेंट लिस्ट का है। इकोनॉमिक प्लानिंग स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों का है, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट का। इकोनॉमिक प्लानिंग रिफर्स टू द एनी प्लान ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच पॉइंट्स टू अचीव द स्पेसिफिक सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम। इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 7वें शेड्यूल में दिया हुआ है। टेक ऑफ स्टेज, टेक ऑफ स्टेज कौन सी स्टेज होती है? जैसे प्लेन कहते नहीं, प्लेन टेक ऑफ कर गया, भाई प्लेन उड़ गया, ठीक है। तो अब टेक ऑफ स्टेज क्या है? टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मीन्स स्टीडी ग्रोथ बिगिंस।
तो यहीं से समझ में आ गया कि टेक ऑफ स्टेज यानी कि धीरे से बस निकला है अभी, यानी कि स्टीडी धीरे से अभी ग्रोथ की तरफ बढ़े हैं, स्टीडी ग्रोथ बिगिन। क्या एक पहला आंसर ही कंफर्म है? जैसे अब और भी बता दे रहे हैं, एमसीक्यूज से समझा दे रहे हैं अलग जो पॉइंट्स दिए हैं। क्या वो इकोनॉमी स्टैग्नेंट का मतलब हो गई टेक्स ऑफ स्टेज? नहीं, नाम से ही नहीं पता चल रहा है। इकोनॉमी इज़ अबाउट टू कोलैप्स, टेक ऑफ स्टेज तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऑल कंट्रोल्स आर रिमूव्ड। ठीक है, वैसे हम ये पॉइंट्स बहुत अजीब अजीब दिए थे, मतलब बहुत क्लोज नहीं दिए हुए थे। 55 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट वॉज इफेक्ट फ्रॉम 2006, हाँ आई थिंक 2006 ही है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ये तो भैया हर स्टूडेंट को आना चाहिए जो स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स पढ़े हुए। मैं उनको नहीं हट कर रहा हूँ जिन्होंने 12th तक के साइंस पढ़ी और बीकॉम ऑनर्स करने जा रहे हैं, बिकॉज दे आर प्लानिंग फॉर अदर कोर्स लाइक सीए एंड अदर कोर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उनको तो ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? दैट इज़ एडम स्मिथ इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस बाय, कौन लाया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो हमने शुरू ही में बताया था, इंट्रोड्यूस करने वाले जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया और 5 ईयर प्लान इज़ डिराइव फ्रॉम द रशिया। अच्छा, ये बात हमें भी मतलब एग्जैक्टली पढ़ा रिवाइज करा कि ये जो 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट है वो कहाँ से आया था? रशिया से आया था। रशिया से हम लोग थोड़ा इंस्पिरेशन दिया गया था 5 ईयर प्लान का। जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडिया इज लॉन्च 12 5 ईयर प्लान सो फार, द 12th 5 ईयर प्लान वॉज द लास्ट वन इन द 5 ईयर प्लान। और एक बात आप लोग को बता दें, जो 12th 5 ईयर प्लान था 12 से 17 तक के, वो लास्ट 5 ईयर प्लान था। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, एनडीए की सरकार आई, तो उन लोगों ने ये 5 ईयर प्लान वाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया। ठीक है, कोई रीजंस की वजह से, ये रीज़न मैंने अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, इंडिया हैज़ किस तरीके की इंडियन इकोनॉमी है? सोशलिस्ट, गांधीयन, मिक्स इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी हैज़ अ मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी कैसी होती है? इकोनॉमिक सिस्टम बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट एंड वर्क टुगेदर टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में काम करते हैं फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इन सेकेंड पॉइंट, इन दिस इकोनॉमीज रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट। रिसोर्स को कौन ओन करता है? गवर्नमेंट और इंडिविजुअल ओन करते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल ऑफ मिक्स इकोनॉमी, इंडिया, इंग्लैंड, ब्राज़ील, फ्रांस। तो मिक्स इकोनॉमी के प्रेजेंट कौन है एग्जाम्पल? तो इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राज़ील। ठीक है, यहाँ पर रिसोर्सेज कौन ओन करता है? गवर्नमेंट भी और इंडिविजुअल भी। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाय, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद कर लीजिएगा बस, बलवंत राय मेहता जी ने डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट को लाए थे। ठीक है, द स्ट्रैटेजी ऑफ रोलिंग प्लान वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, किसके प्राइम मिनिस्टर? तो मोरारजी देसाई है इसका आंसर। रोलिंग प्लान वॉज अडॉप्टेड बाय ड्यूरिंग मोरारजी देसाई। रोलिंग प्लान का जो स्ट्रैटेजी थी उसको कौन लाया था? तो वो मोरारजी देसाई जी लाए थे। इसके बारे में नहीं लिखा इतना, तो ज़्यादा टाइम नहीं वो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज नेगेटिव इन द फर्स्ट प्लान, सेकेंड प्लान, थर्ड, फोर्थ। तो ये याद रखिएगा, हमने शुरू ही में बताया था आपको, फर्स्ट प्लान वॉज वेरी सक्सेसफुल इन रिलेशन टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंड प्लान में फोकस किया गया, भैया एग्रीकल्चर बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, मगर सब लोग अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ही में इन्वॉल्व हो गए तो इंडस्ट्री कौन करेगा? इसलिए सेकेंड प्लान में, जो हम लोग ने अभी एक नाम भी पढ़ा था एम से कुछ करके, तो उसमें सेकेंड प्लान में वो कंसेप्ट लाया गया था कि भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्रीज़ को फोकस किया जाएगा। थर्ड प्लान ऐसा था कि थर्ड प्लान में इंडिया में ड्रॉट पड़ गया था और उस वक्त इंडो पाक वॉर की वजह से बहुत बुरी तरह से थर्ड प्लान ही फेल हो गया था। तो यहाँ पर यही है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नेगेटिव कब हुआ होगा? तो इसके रीज़न ये सारे हैं कि थर्ड प्लान में जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फेल हुआ था, ठीक है, नेगेटिव था। इफ़ देयर इज़ अ लैक ऑफ मनी सप्लाई, 62 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। इफ़ देयर इज़ अ लैक ऑफ मनी सप्लाई इन द, अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू सप्लाई ऑफ गुड्स, बट बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है किस चीज़ की? गुड्स की। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सप्लाई में आ रहे हैं गुड्स, बट लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है। मनी सप्लाई इन लैक ऑफ, तो क्या होगा इसका सबसे भयानक? तो द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस वुड बी
हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन तो भैया जब होता है जब एक्सेसिव लोगों के पास पैसा होता है, मनी होता है, तो ना इन्फ्लेशन होगा तो ना ही हाइपर इन्फ्लेशन होगा। डिवैल्यूशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं, करेंसी की वैल्यू थोड़ी ना घट रही है यहाँ पर। तो ये बता रहे हैं लोगों के पास पैसा ही नहीं है, मनी सप्लाई ही कम है। तो मनी सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा, वो मनी सप्लाई कम, सप्लाई चीज़ों की ज़्यादा, तो पता है क्या होता है यहाँ पर, डिफ्लेशन की सिचुएशन हो जाती है। समझ में आ रही बात? लोग जो प्राइजेज़ होते हैं प्रोडक्ट के एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उसी की मार्केट की वैल्यू गिर जाती है। बहुत सस्ते सस्ते दामों पे भी लोगों को सप्लाई करना पड़ता है, सेल आउट करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर नहीं होती है, लोगों के पास पैसा अवेलेबल नहीं होता है, लिक्विड मनी नहीं अवेलेबल होता है। ठीक है। 63 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। कौन सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ सेक्टर और इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं सिमिलर है। हम ये पूछ रहे हैं एग्जैक्टली, इस क्वेश्चन में ये पूछना जा रहा है भैया कौन सा सेक्टर या कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देती है इंडिया में अभी भी। तो टूरिज़्म होगा नहीं, एग्रीकल्चर भी नहीं, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, तो इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अभी भी सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयज़ करता है लोगों को। पॉपुलेशन ज़्यादातर लोग अभी भी किसान वाले, मतलब एग्रीकल्चर वाले काम में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो बढ़ते हैं 64 की तरफ। अ सस्टेन राइज इन द जर्नल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड, सस्टेन राइज, एकदम ही से सस्टेन राइज, ये तो सिंपल सा इन्फ्लेशन इसका आंसर है। सस्टेन राइज और हाइक इन द प्राइस इन द जर्नल प्राइस लेवल ऑफ एन इकोनॉमी, ये तो मीनिंग आप लोग ने क्लास 10th 11th 12th में कहीं हर जगह पढ़ी होगी। ठीक है, तो हम जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन यानी कि जो प्राइजेस एकदम ही से सस्टेन, मतलब एकदम ही से धीरे धीरे बढ़ते हैं प्राइजेस, तो हम उसको जर्नल प्राइस लेवल पढ़ता है, उसको इन्फ्लेशन सिचुएशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन इज़ अ परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कॉन्टीन्यूस, अप्रिसिएबल राइज इन द जर्नल प्राइस लेवल। इन अदर वर्ड, दूसरे बात वर्ड्स में अगर हम कहें, इन्फ्लेशन इज़ द रेट एट विच द जर्नल लेवल ऑफ द प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज राइजिंग एंड कॉन्सिक्वेंटली द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी इज़ फॉलिंग। देखो बहुत ज़्यादा प्राइजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों के पास कैश भी आता चला जा रहा है, और जर्नल प्राइस लेवल चीज़ों का खूब बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या होगा, और यहाँ पर बताएं क्या होता है इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, हमेशा याद रखिएगा परचेजिंग पावर जो है लोगों की घट जाती है। परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी, जो करेंसी की परचेजिंग पावर होती है वो घट जाती है। समझ में आ रही बात? हमने डिफ्लेशन में भी यही सेम बोल दी थी, तो डिफ्लेशन में वहाँ पर बढ़ जाती है परचेजिंग पावर, जैसे लोगों के पास कम पैसा होता है। बट यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं इन्फ्लेशन में, आप थोड़ा सा डिफ्लेशन के बारे में देख लीजिएगा कि वहाँ पर परचेजिंग पावर क्या होती है। मगर मैं इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो जब इन्फ्लेशन में परचेजिंग पावर जो है घट रही है, तो डिफ्लेशन में माइट बी परचेजिंग पावर जो मनी की होती है वो बढ़ जाती है। वो चीज़ आपके लिए होमवर्क है, चेक कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, बात करते हैं 65। ये तो समझ में आ गया ना इन्फ्लेशन और उसके वक्त क्या होता है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हाँ, ये तो हम लोग ने देखा था, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे चेक होता है, WPI और CPI। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1949। ठीक है, देखिए हमारी कंट्री में जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक, उसको कौन गवर्न करता है, RBI, याद रखिएगा, रिजर्व बैंक। बट किसके अकॉर्डिंग करता है, वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, लेंदी वीडियो है, काफ़ी लेंदी हो रही है, उसका कोई मसला नहीं है, बट वैल्यूएबल वीडियो है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और पूरी वीडियो अभी जो आगे भी बढ़ रही है वो आप लोग ज़रूर देखेंगे पूरी वीडियो। द बेस फाइनेंशियल ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP, ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा भैया बेस ईयर लिया जाएगा, तो वो है 11-12। ठीक है, इसके पीछे 11-12 और 10-11 और 4-5 ये सब जो लिखा है, इसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न हो सकता है कि जो सेंसस हुए हैं लास्ट वो 2011 के समय में हुए हैं, इसी के बेसिस पे आई थिंक ये लिया जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। बढ़ते हैं, लॉरेंस कर्व इंडिकेट क्या करता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टैक्सेबल इनकम, इलास्टिसिटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर है बी, लॉरेंस कर्व जो है रिप्रेजेंट करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, दिया भी है, इसके बारे में पढ़ते थे।
A Lorenz curve is a graphical representation of income inequality or wealth inequality developed by American economist Max Lorenz in 1905. लॉरेंस कर्व को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का, इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ का, जो कि कौन डेवलप किया था, इकोनॉमिक्स मैक्स लॉरेंस। ठीक है। 68 क्वेश्चन है, बात कर रहा है सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड इट्स रेवेन्यू। एक सिचुएशन वो है जहाँ पर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जा रहे हैं इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू, मतलब खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफिसिट बोलते हैं, डिफिसिट, बजट डिफिसिट बोलते हैं। हाँ ये देखिए बजट डिफिसिट, बजट डिफिसिट क्या होता है, डिफिसिट बजट डिफिसिट आंसर में यहाँ लिखा है, तो बेसिकली इसको डिफिसिट बजट बोलते हैं। इज़ वन वेयर द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। ये देखिए बोल्ड लाइन से लिखा भी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड रेवेन्यू कम होता है इन कंपैरिजन टू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट प्रपोज एक्सपेंडिचर। ठीक है। 69 एन इकोनॉमिक कंडीशन वेयर देर इज़ वन बायर एंड मैनी सेलर। एक सिर्फ एक इंसान बायर, एक बायर और बहुत सारे सेलर, तो इसको मोनोपोली कहते हैं क्या, बताइए। नहीं, मोनोपोली तो ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर वन सिंगल सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं, वो तो मोनोपोली कंडीशन होती है। ठीक है। एक होती है उसका जस्ट ऑपोजिट, जहाँ पर एक बायर होता है बहुत सारे सेलर होते हैं, तो उसी सिचुएशन को, उसी मार्केट को मोनोपोली कहते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। What is the name given to the graph that shows all the combination of two or more commodity that a consumer can afford given price with a particular income level in an economy? बजट लाइन इसका आंसर होगा। कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं, डिमांड कर्व तो हो ही नहीं सकता, आइजोकॉर्न लाइन, सप्लाई कर्व, ये एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आप लोग ने ये पढ़ा है चैप्टर 2 ICSE बुक में दिया होता है क्लास 12th की, जिसमें एक ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस वाला चीज़ है, और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के लास्ट में जो बजट लाइन और आइजोकॉर्न और ये सारी चीज़ें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, वहाँ पर का ये टॉपिक का क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट है, ये बताना चाह रहे हैं कि द नेम गिवन टू द ग्राफ दैट इज़ बजट लाइन शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड एट अ गिवन मार्केट प्राइस विद इन पर्टिकुलर इनकम लेवल। ठीक है, तो इसका बजट लाइन है, इसका ये देखिए, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी और सर्विस विच इज़ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिमांड फॉर समथिंग एल्स। ये कह रहे हैं कि किसी चीज़ की डिमांड होना, किसी चीज़ की डिमांड करना, गुड्स एंड सर्विस की, क्योंकि हमने किसी दूसरी वस्तु, किसी दूसरी चीज़ की डिमांड करी है, इसको हम समझा रहे हैं आपको। फॉर एग्जांपल आपने डिमांड कर ली है, आप डिमांड कर रहे हैं ब्रिक्स की, आयरन रॉड की, सीमेंट की डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव डिमांडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर हाउस, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिराइव डिमांड कहते हैं। ठीक है, डेरिवेशन हो रहा है, आप डिराइव डिमांड यानी कि आप डिमांड कर रहे हैं ब्रिक्स की, ये सब चीज़ की, बिकॉज ये डिराइव क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने अल्टीमेटली एक चीज़ की डिमांड करी, वो है हाउस की डिमांड। ठीक है, जॉइंट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड, ये सब डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से विद MCQs, ये सब कुछ पेड बैच में विच इज़ ओनली फॉर 99 रुपीज़ हम लोग ने डिस्कस किया है। ठीक है, I have discussed in detail these concepts, and these important concepts can be asked in the examination at any level. I can say that at BCom, MBA, MCom and at any level. ठीक है, समझ में आ रही बात करते हैं। डिराइव डिमांड देखिए इसका आंसर है, पढ़ भी लीजिएगा, MCQs का हमने एक एग्जाम्पल भी दे दिया। विच इकोनॉमिस्ट गेव द थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बहुत बार हम लोग सुनते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इसको किसने दिया था, गॉटफ्राइड हैबरलर, ये सिर्फ नाम याद कर लीजिए, गॉटफ्राइड हैबरलर ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट दिया था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में आप लोग डिटेल में जानते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय बैंक ऑन शॉर्ट टर्म लोन टू देयर लार्जेस्ट, मोस्ट सिक्योर एंड मोस्ट क्रेडिट वर्दी। देखो हम बता रहे हैं इसको, इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है कमर्शियल बैंक ऑन शॉर्ट टर्म लोन टू देयर लार्जेस्ट मोस्ट सिक्योर एंड मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर इज कॉल्ड। देखो कमर्शियल बैंक जो कि चार्ज करता है इंटरेस्ट रेट अपने उन तरीके के कस्टमर, क्लाइंट से, कस्टमर से जो कि बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, बहुत सिक्योर बंदे हैं, बहुत सिक्योर हैं, लार्जेस्ट हैं, बहुत, मतलब ये उनके क्या हैं, एक तरह के प्राइम कस्टमर्स हैं।
तो इसका आंसर प्राइम से ही रिलेटेड होगा। देखिएगा, वेरिएबल रेट नहीं होगा, डिस्काउंट रेट नहीं, अमोर्टाइज रेट नहीं, प्राइम लेंडिंग रेट। जो रेट इस्तेमाल कर रहा है कमर्शियल बैंक अपने उन क्लाइंट और कस्टमर के लिए लोन देने के वक्त, जो कि बहुत ही उनके लिए क्रेडिट वर्दी हैं, मतलब बहुत ही इनका बहुत सिबिल स्कोर बढ़िया है और बहुत ही अपना पेमेंट कर देते हैं, तो वो उनके प्राइम कस्टमर हैं, प्राइम क्लाइंट्स हैं। तो प्राइम लेंडिंग रेट इज़ द आंसर ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन। कुछ चीज़ें देखिए, मेरे टीचर ने बताई थी चीज़ें कि MCQ वाला क्वेश्चन तो ऐसा ही होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन फोकस से हर क्वेश्चन को पढ़ें। डिस्ट्रैक्ट होने की कुछ ज़रूरत नहीं, कौन क्या बंदा क्या कर रहा है मुझे देखने की ज़रूरत नहीं, कौन क्या है कैसा है मुझे बिल्कुल नहीं। हमें स्टिक टू द क्वेश्चन पेपर रहना है, हमें देखना है। अगर CBT के थ्रू हो रहा है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, तो हमें अपनी स्क्रीन की तरफ बिल्कुल फोकस्ड रहना है, बिल्कुल अच्छे से। अगर OMR शीट वाला हो रहा है, अपनी कॉपी पे क्वेश्चन पेपर पे फोकस्ड रहना है, बिल्कुल इधर उधर नहीं होना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 वो दिए होते हैं मल्टीपल चॉइस, ठीक है, मतलब ये ऑप्शंस दिए होते हैं, और उसमें ये तो कंफर्म होता है ना हमें और आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन है, इसका इन 4 में से आंसर है ज़रूर। तो कभी कदार ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन सच में नहीं आ रहा होता है, और ये सभी के साथ होता है। बट अगर आप फोकस से, बिल्कुल शिद्दत से, क्यूरियोसिटी से, आप ईमानदारी से, ऑनेस्टी से उस क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं तो आपको उसका आंसर मिल जाता है। समझ में आ रही बात? तो यही एक सजेशन भी है कि एग्ज़ाम जिस दिन देने जाइएगा तो बहुत फोकस्ड होकर इधर उधर देखने की फालतू ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट आपका टारगेट एडमिशन लेना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में, ठीक है। जब भी तो आप ये इतनी पूरी ये देख रहे हैं वीडियो, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा, देखिए प्राइम, ये सारा प्राइम लेंडिंग और ये सब प्राइम लेंडिंग रेट वाला, तो पूरा हमें MCQ के पहले हमने वो स्टेटमेंट पढ़ा, फिर हमने ये ऑप्शंस पढ़े, ऑप्शन से ही समझ, ऑप्शंस और क्वेश्चन को ही एक साथ में रख दिया और क्वेश्चन सटीक और बिल्कुल ठीक ठाक और अच्छा बिल्कुल आंसर आ गया। समझ में आ रही बात? करेक्ट आंसर आ गया। तो ऐसा ही करते हैं कि मतलब एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना है कुछ क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चन तो 80% अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं हम लोगों की, तो ये तो श्योरिटी करिए। और मैं फिर भी ये बोल रहा हूँ, चाहे वीडियो देख भी रहे हो या ना भी देख रहे हो, कोई भी बंदा क्लास 12 पढ़ के आ रहा है और BCom में BCom ऑनर्स की तैयारी कर रहा है, एंट्रेंस की, और ठीक ठाक लेवल की तैयारी कर रहा है, ठीक ठाक तरीके से, और क्लास 12 में उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा था, तो 50 to 70% तो पेपर उसको आता ही है, कंफर्म है। समझ में आ रही बात? ये सब जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब गाइडेंस हैं, ये सब समझिए एज अ हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। और प्लस अगर आप लोग जैसे बैच की बात हम बीच बीच में बोल रहे हैं जैसे, तो इसमें ये है कि और डेप्थ में आप लोग को नॉलेज भी मिलेगी और प्लस श्योरिटी बढ़ जाएगी, चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हाँ यार अच्छे से तैयारी हो गई है, चांसेस पक्के हैं, अच्छा टेस्ट होगा, अच्छा होगा, हो जाएगा एडमिशन, कोई दुविधा नहीं रहेगी, कोई वो नहीं। समझ में आ रही बात? ठीक है, बढ़ते हैं आगे 74 क्वेश्चन की तरफ भी। क्या बोल रहे हैं? व्हाट इफेक्ट विल अ डिक्रीज इन डिमांड, क्या इफेक्ट करेगा जब डिमांड डिक्रीज करे एंड इंक्रीज इन सप्लाई हैव ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस होता है चैप्टर 6 ICSE की, अगर हम बात करें ISC बोर्ड की बुक है, चैप्टर 6 में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पूरे चैप्टर दिया हुआ है, मार्केट इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ये सब सारी चीज़। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं, बता ही दे रहे हैं कि आपको, कि मान लीजिए एक इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है, ठीक है, डिक्रीज़ हो रही डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, समझ में आ रही बात, बट सप्लाई चीज़ों की बढ़ती चली जा रही है, सप्लाई बहुत बढ़ रही है। तो जब डिमांड कम हो रही है, सप्लाई ज़्यादा हो जा रही है, प्रोडक्ट बेचने के लिए सप्लायर सेलर उतावले हो रहे हैं बेचना है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है उस पर क्या असर पड़ेगा? इक्विलिब्रियम प्राइस जो है घट जाएगा। जब सप्लाई चीज़ों की ज़्यादा होती है बट डिमांड घटने लगती है, तो सामान जो होता है, सामान जो गुड्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, उसके प्राइजेस घट जाते हैं, तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल। सेकेंड यानी कि बी वाला जो है इसका आंसर होगा। अ मार्केट प्लेस इन विच द फाइनल गुड्स और सर्विस इज बॉट एंड सोल्ड इज कॉल्ड,
जहाँ पर फाइनल गुड्स बिकते हैं उसको हम प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं। 4 तरीके की मार्केट लिखी है। फैक्टर मार्केट, जहाँ फैक्टर और प्रोडक्शंस या फैक्टर या लेबर की सप्लाई होती है, लेबर जहाँ पर सेल आउट होते हैं, जहाँ पर फैक्टर सर्विसेज सेल आउट होती हैं, ठीक है, और जहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है। इक्विटी मार्केट क्या होता है भाई? स्टॉक मार्केट हम ले सकते हैं। इक्विटी मार्केट है जहाँ पर आप यू कैन अरेंज द कंपनी कैन अरेंज द ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंस थ्रू द इक्विटी सोर्स फ्रॉम द ओन फंड, दैट इज़ बाई इशूइंग द दैट इज़ IPO, ठीक है। IPO अपना ला के, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ला के लिस्ट करा के अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में, और इक्विटी मार्केट के थ्रू पैसा रेस कर सकते हैं, ठीक है। कमोडिटी मार्केट क्या होती है? वो मार्केट जहाँ कमोडिटीज़ बिकती हैं। वो भी कौन सी कमोडिटी? जैसे ये बुलियन, गोल्ड, कॉटन, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सारी चीज़ें बिकती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही। प्रोडक्ट तो ये सब प्रोडक्ट, सामान बिकना, ये सब चेयर बिक रही है, फर्नीचर बिक रहा है, ये सब प्रोडक्ट मार्केट। ये यहाँ पर कह रहे हैं मार्केट प्लेस इन द फाइनल गुड्स और सर्विसेज बॉट एंड सोल्ड, फाइनल गुड, ठीक है। प्रोडक्ट कमोडिटी मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमोडिटी मार्केट जहाँ पर कमोडिटीज़ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे बिकती है, जैसे ऑयल बिक रहा है, बैरल्स कई टन्स, वो कॉटन बिक रही है, कई बेल्स कॉटन बिक रही है, बेल्स बोलते हैं कॉटन में, कई टन्स कुछ मान लो कोई गेहूँ बिक रहा है या कुछ भी है, समझ आ रही बात, ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, ये सारी चीज़। 76 क्या कह रहा है? विच थ्योरी इज़ यूज टू मेक द लॉन्ग रन प्रिडिक्शन अबाउट एक्सचेंज रेट इन अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो कौन सी थ्योरी जो है प्रिडिक्शन करती है लॉन्ग रन में एक्सचेंज रेट के बारे में इन अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम? जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, कौन सी थ्योरी लॉन्ग रन में प्रिडिक्शन करती है अबाउट एक्सचेंज रेट? तो इसका आंसर होगा परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, ठीक है। 76D इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, बता दे रहे हैं। अ कंसेप्ट रिलेटिंग टू परचेजिंग पावर एक रियल इनकम होती है। आप जानते हैं कि एक बंदे की, एक रैशनल कंज्यूमर की जो ख़रीदने की कैपेसिटी है उसको ही परचेजिंग पावर और रियल इनकम बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, कौन सी थ्योरी है? ये परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी लॉन्ग रन में प्रिडिक्शन करता है एक्सचेंज रेट क्या होगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। दिस परचेज प्राइस पैरिटी PPP इज़ एन इकोनॉमिक थ्योरी, ये इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि एस्टिमेट करता है अमाउंट दैट नीड टू बी एडजस्टेड टू प्राइस ऑफ एन आइटम, कि आने वाले समय में कितना हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई चीज़ की परचेजिंग पावर जो है बहुत घट जा रही है, मतलब वैल्यू अगर करेंसी की घट रही है तो परचेजिंग पावर घट जाएगी, समझ में आ रही बात, ठीक है। मतलब क्या होगा, कैसे एडजस्ट करना है प्राइस ऑफ एन आइटम फ्यूचर में। PPP कैन बी परचेजिंग प्राइस पैरिटी कैन बी यूज टू कंपेयर द कंट्रीज़ इनकम लेवल, कंट्री के इनकम लेवल को कंपेयर कर सकते हैं। अदर रिलेवेंट इकोनॉमिक डेटा को हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, पॉसिबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग प्राइस पावर पैरिटी। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। PPP का फुल फॉर्म हो गया, ये क्यों होता है ये सब बता दिया, और इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग प्राइस पावर पैरिटी, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज अभी हम लोगों ने देखा था, 2006 में आया था ये एक्ट। इन विच मार्केट और इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय सिंगल सेलर मोनोपोली, अभी देखा था हमने, बोला था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या पार्ट नहीं है? देखिए, रेपो रेट है, मॉरल सॉल्यूशन है, मॉरल सॉल्यूशन ये क्वालिटेटिव मेथड है उसका, RBI का। 2 मेथड्स होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव को जर्नल भी बोलते हैं, क्वालिटेटिव को सेलेक्टिव भी बोलते हैं। क्वालिटेटिव में क्रेडिट रैशनिंग आती है, मॉरल परसुएशन आता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये तो मॉनेटरी पार्ट होगा मॉनेटरी पॉलिसी का, सब चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करी हैं, और ठीक है। C है क्रेडिट रैशनिंग, और क्रेडिट रैशनिंग अभी हमने जस्ट बोला ही। तो ये सब मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। 3 तो चीज़ें तो निपट ही गई, अब चौथा भी देख ले रहे हैं। पब्लिक डेट नहीं होता, पब्लिक डेट तो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले डिस्कस किया है कोर्स में पूरे। फिस्कल पॉलिसी, इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिसी विच इज़ डेल्ट विद द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट पब्लिक डेट एंड द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटिंग टू दिस,
ठीक है, समझ आ रही, जो कि गवर्नमेंट रेवेन्यू के बारे में बात करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेट के बारे में बात करता है, उसी को हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। 79 सक्सेसफुली हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं। बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी आगे। एन इकोनॉमिक सिस्टम कंबाइनिंग प्राइवेट एंड स्टेट एंटरप्राइज, तो मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं, अभी पढ़ा। इंडिया इज़ द मिक्स इकोनॉमी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, कौन सा ऐसा टैक्स है जो कि डायरेक्ट टैक्स नहीं है? इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स इज अ कॉर्पोरेट टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। बट डी वाला पढ़ने जा रहे थे, डी में कुछ लिखा ही नहीं, तो तीनों ही डायरेक्ट टैक्स है, तो नन ऑफ दीज होगा। अगर यहाँ पर लिख देते जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स ना होता, मतलब जीएसटी हो जाता इसका आंसर, बट यहाँ पर तो नन ऑफ द अबव होगा। एमटीएनएल कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, हमने आपसे बोला एक होमवर्क है, आप अपने लिए बना लीजिएगा। जो लोग सिर्फ ये वीडियो के बेसिस पे जा रहे हैं या जो भी है, मैं तो बार बार ये रिकमेंड करूँगा, काफ़ी चीज़ें डिटेल में मैंने डिस्कस करी हैं पेड कोर्स में, ठीक है, और प्लस ये सारी चीज़ें अभी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी स्पेसिफिकली ये बोल रहा हूँ कि जैसे नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न जैसी जो ये सारी हैं, अभी उन्होंने डिस्कस भी किया था क्या है क्या चीज़ है। इनकी 5-5, 6-6 कंपनीज़ जो है महारत्न में कितनी आती हैं, जो बिग जाइंट कंपनी है, एक बार सिर्फ एक नज़र डाल लीजिएगा, गूगल पे देख लीजिएगा महारत्न क्या है, कितनी कंपनीज आ रही हैं, किस तरीके के PSU है, ठीक है। वैसे ये पूछ रहे हैं MTNL जो है वो किस तरीके के PSU है, तो ये नवरत्न है, ठीक है, तो ये नवरत्न है यहाँ पर इसका आंसर। 83 क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती है? मॉनिटरिंग की अधिकार किसको? SBI को अधिकार है कंट्री में, कमर्शियल बैंक जितने भी कंट्री में, तो उसको मॉनिटर करने का अधिकार क्या SBI के पास है? नो, RBI के पास है। RBI इज द बैंक विच मॉनिटर्स द अदर कमर्शियल बैंक एक्चुअली मेंटेनिंग अ कैश बैलेंस और नॉट। मूविंग टुवर्ड्स 84, आफ्टर विच 5-year प्लान द रोलिंग प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड, जैसा अभी हम लोगों ने बताया था, आफ्टर 5th प्लान, ठीक है, 5th प्लान, ठीक है, 5th प्लान रोलिंग प्लान लिखा भी, अब पढ़ के बता दे रहे हैं, काम की चीज़ है। द जनता गवर्नमेंट टर्मिनेटेड द 5th year प्लान, जनता दल जनता दल वहाँ पर ने सरकार बनाई 1977 से 78 में, इन्होंने टर्मिनेट कर दिया 5-year प्लान कि हमें ये नहीं चाहिए, मतलब कांग्रेस का ये 5-year प्लान है सिस्टम, तो इन्होंने अभी टर्मिनेट कर दिया है। एंड लॉन्च इट्स ओन 6th 5-year प्लान, अपना खुद ही से इन्होंने 6th 5-year प्लान लेके आ गए, ठीक है, 5th को कैंसिल करके 6th ले आए। 78 और 83 के कहने लगे, मतलब इनका टारगेट था 78 से 83 चलाएंगे, बट 1980 में ऐसा क्या हुआ, देयर वाज अगेन अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट एट अ सेंट्रल लेवल पे, ये जनता दल की 1980 में देयर वाज अगेन चेंज ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर विद द रिटर्न ऑफ द कांग्रेस अगेन विच अमेंडेड द 6th प्लान ऑफ द जनता गवर्नमेंट इन द ईयर 1980। तो क्या हुआ था, जनता गवर्नमेंट जो रोलिंग प्लान कब ऐसा हुआ था, 5th प्लान के बाद। पहले जनता गवर्नमेंट ने 77-78 में कैंसिल कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, और अपना नया प्लान बना दिया 6th, और फिर 1980 में फिर जब वो सत्ता में नहीं रहे, मतलब हार गए, वो जनता गवर्नमेंट चली गई, तो उन्होंने फिर जो है कांग्रेस गवर्नमेंट ने फिर से अपना जो है उनका टर्मिनेट करके अपना नॉर्मल 5th year प्लान अपना इटसेल्फ खुद से बना लिया, ठीक है। तो ये देखिए, और है द न्यू गवर्नमेंट लॉन्च अ फ्रेश 6th year प्लान 80 to 85, ही ऐसा सिस्टम था, ठीक है। तो इसीलिए 78 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान उसको बोलते हैं, द प्लान, इंपॉर्टेंट चीज़ है। द 85 द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज़ अ सोवियत यूनियन, ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड जो इकोनॉमी है, सेंट्रली यानी कि क्या, जो एक जगह से सेंट्रलाइज वे में पूरी गवर्न होती है, जहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है स्टेट्स में और ये सब, तो वो सोवियत यूनियन है। The collection of all possible combination of the goods and services that can be produced from a given amount of resource and a given stock of technology is called dash of the economy। एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, इसी में छुपा हुआ है आंसर, ठीक है। 86 MCQ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, सारा कलेक्शन किस चीज़ का, ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पॉसिबल वर्ड आ रहा है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस
फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स, जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स and a given amount of technological knowledge is called what? रिसोर्स प्रोबेबिलिटी तो आ ही नहीं रहा था, इसका आंसर हम डायरेक्टली आपको बता दे रहे हैं। प्रोडक्शन से रिलेटेड देखिए बात हो रही है, और पॉसिबिलिटी की बात में आ रही है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन possible combination of goods and services that can be produced from a given amount of resources and given technology, तो the answer will be production possibility set। ठीक है, देखिए 8 होगा इसका। 87 बात करते हैं, एक फ्लो में पूरी वीडियो पूरी रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे और आप लोगों की ब्लेसिंग्स मुझ पर भी आएँ, ठीक है, आई होप। ठीक है, बात करते हैं, और आप मेरी आपके लिए तो ज़रूर है कि आप जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, होपफुली आप लोग का बहुत सक्सेसफुली एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो ज़रूर होए, और आप लोग फ्यूचर में लाइफ में बहुत सक्सेस करें, आई होप, आई प्रे टू गॉड। ठीक है, 87 इफ़ एट अ प्राइस द मार्केट सप्लाई इज़ ग्रेटर देन मार्केट डिमांड, जब सप्लाई ज़्यादा, वी से दैट, देखो ये कह रहे हैं, सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, मार्केट में अगर मार्केट सप्लाई ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मार्केट डिमांड, सप्लाई ज़्यादा है मार्केट डिमांड से, तो इस कंडीशन को बस क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक्सेस सप्लाई। ठीक है, इसको देखिए, पढ़िए, मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन द मार्केट डिमांड, वी से दैट देयर इज अ एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट एट अ प्राइस। देखिए एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड, तो क्या होगा, एक्सेस सप्लाई। इन इंडिया द रिफॉर्म पॉलिसी वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, पहली रिफॉर्म इंडिया में रिफॉर्म पॉलिसी, हम 1951 की वो वाली बात नहीं कर रहे हैं, 5 ईयर प्लान की नहीं बात कर रहे हैं, हम रिफॉर्म पॉलिसी की कर रहे हैं। रिफॉर्म्स किस तरीके के थे, याद करिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, विच वॉज कॉइंड बाय द देन फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, एंड द आंसर विल बी 1991। वो कब लाए थे, 1991 में लाए थे ना, समझ में आ रही बात। तो क्या फाइनली क्या है क्वेश्चन, आपको फिर से बता रहे, इन इंडिया द रिफॉर्म पॉलिसी वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, 1991। ठीक है, रिफॉर्म पॉलिसी भैया इंडिया में कब आई थी, 1991 में आई थी, बस कहानी खत्म। 89 विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज मेक द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम इन इंडिया, विच नेशनल इनकम, कौन सी ऐसा एरिया है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में, तो सर्विसेज। ठीक है, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की नहीं बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो सबसे ज़्यादा इंडिया में बताएं कौन सी होती है, एग्रीकल्चर, बट कौन सा सेक्टर मॉनेटरी टर्म में कंट्रीब्यूट कितना करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, कौन सा सेक्टर मॉनेटरी टर्म में, मतलब जीडीपी है, अगर मान लिए जीडीपी 40-30-30 में बटा है, मतलब 40% कहाँ से आ रहा है, 40% सर्विसेज से आ रहा है, और 30% एग्रीकल्चर से आ रहा है, और 30% ये अपना इंडस्ट्री से आ रहा है। तो 40% जो सर्विस से आ रहा है, तो सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है किस चीज़ में, नेशनल इनकम में। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द 90th क्वेश्चन, दैट है हु इंट्रोड्यूस द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, तो ये थे बी, आंसर है बी, राज कृष्ण जी लेके आए थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, 91 की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया, क्यों सेटअप किया गया था, इसका क्वेश्चन है 91 में। हैज़ बीन सेटअप फॉर व्हाट पर्पस, फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कह रहे हैं कि ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो किस लिए सेटअप किया गया था, क्या फंडिंग इसलिए सेटअप किया गया था कि हम फंड करें इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ को, प्रोजेक्ट्स को, कहाँ जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जो इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, किस पर्पस के लिए, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। या फिर बी की तरफ भी बढ़ जा रहे हैं, फंडिंग नॉन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के लिए, फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सी, फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट इन डेवलप्ड कंट्रीज, एंड देन डी, फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट इन ब्रिक्स कंट्रीज ओनली। तो अब हम आपको बता दे रहे हैं, बी और सी तो बिल्कुल आप लोग एलिमिनेट और डिलीट कर दिए, क्योंकि भैया ब्रिक्स जो काम कर रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, इकोनॉमिक नॉन इंफ्रास्ट्रक्चरल की तो बात ही नहीं है।
ठीक है। और डेवलप कंट्री को सी वाले में डेवलप लिखा है ना, तो डेवलप कंट्री की मदद करने को ब्रिक्स का मतलब वो यहाँ पर डेवलप, वो तो ऑलरेडी डेवलप ही है, तो यहाँ पर मदद करना है डेवलपिंग कंट्रीज़ को फॉर नॉट ओनली फॉर ब्रिक्स। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए, फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आ रही बात? तो इसका ए होगा। बात करते हैं 92 की। न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ बीन इस्टेब्लिश विद द एम ऑफ फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे भी हम लोग अच्छा बस यही लिखा है, जो ऊपर लिखा था उसमें हमें लग रहा है ये मिक्स हो गया, फिर भी बता दे रहे हैं कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बना है ब्रिक्स के अंडर, हैज़ बीन इस्टेब्लिश with the aim objective of funding infrastructure project in emerging economies for sustainable development। sustainable development जानते हैं आप लोग? sustainable development that means a development that meets a needs of present generation as well as the needs of the future generation। भैया ऐसा डेवलपमेंट करिए जो कि प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन रह रही है दुनिया पे, जीव जंतु, ह्यूमन बींग्स और लोग हैं, एनवायरनमेंट है, उनकी नीड्स को तो फुलफ़िल करे। आने वाले वक्त में जो लोग आएंगे फ्यूचर में, जो फ्यूचर पॉपुलेशन होगी, उनकी भी नीड्स को फुलफ़िल करें, तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्या लिखा है फाइनली उसके बाद? द बैंक इज़ हेडक्वार्टर्स इन शंघाई। आगे और इम्पॉर्टेंट बात लिखी थी इसके बारे में, वो मिक्स हो गया है। खैर इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई काफ़ी आप लोगों को कि इसके हेडक्वार्टर शंघाई में, किसके? न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के अंडर। अब क्वेश्चन वहाँ पर आगे लिखा हुआ इसमें, विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। NBFI में क्या नहीं है? देखिए, एक्जिम है, सिडबी है, नाबार्ड है, बैंक ऑफ इंडिया एक प्योरली बैंकिंग कंपनी है। बैंक ऑफ इंडिया इज़ नॉट इंक्लूडेड इन NBFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFCs, NBFI। 93 दैट्स नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो उसको मोर्टेलिटी कहते हैं। मोर्टेलिटी बताते हैं कि जितने लोग इज़ द नंबर ऑफ डेथ इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मोर्टेलिटी रेट इज टिपिकली एक्सप्रेस इन अ यूनिट ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। ठीक है, मान लिए ये होता है कि मान लिए एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने लोग, जैसे बच्चे कितने इन्फेंट बेबीज़ पैदा हुए, 1000 में से मान लिए 90 की डेथ हो गई, तो 90 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसका क्या आ रहा है? 9% तो नहीं, 0.9% की डेथ हो रही है, तो मोर्टेलिटी रेट 0.9% होगी। ठीक है, ये 1000 लोगों में इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। मोर्टेलिटी कहते हैं मरने के रेट को, डेथ रेट को, और नेटैलिटी जीवित यानी कि बर्थ रेट को कहते हैं। ठीक है, ये मालूम होगा आप लोग को। 94 की बात करें, द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम। जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, एक नॉर्मल होते हैं गुड्स, याद करिएगा, आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने कवर भी किया और क्लासेस में। नॉर्मल गुड्स होते हैं, एक होते हैं इन्फीरियर गुड्स, जो गिफन पैराडॉक्स सर रॉबर्ट गिफन ने दिया है उसको, वो वाले तरीके के गुड्स, और एक इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ होती हैं। तो नॉर्मल गुड्स जो नॉर्मली क्या होता है, जो जैसे आपकी इनकम अगर बढ़ रही तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, और अगर इनकम आपकी घट रही तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड घट जाती है। तो यहाँ पर क्या है, द डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम, तो इसका इंक्रीज होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लिस्टेड इन कंकरेंट या यूनियन या स्टेट, तो ये याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस लिस्ट 7th शेड्यूल में तो दिया हुआ है, वो किस लिस्ट का पार्ट है? वो 100% यूनियन लिस्ट का पार्ट है, वो यूनियन का पार्ट है, ना कंकरेंट, ना स्टेट, ना वो सब सारी चीज़ें। और क्या लिखा है ये भी देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़िएगा इसके बारे में, ये सारी चीज़ आपके लिए होमवर्क है, कुछ पढ़ने लायक इसमें इंपॉर्टेंट था नहीं, जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं वो सब है। फिर 96 कह रहे हैं, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज़ लिस्टेड इन द लिस्ट इन द डैश। आपको मालूम है, देखिए, टैक्स एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट तो टैक्स नहीं लगा सकती, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अंडर सेक्शन 10 एक सब सेक्शन है, वो मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं याद है। अंडर सेक्शन 10 ये एग्जेम्प्ट है एग्रीकल्चर इनकम, बट स्टेट के पास फिर भी अधिकार है, स्टेट इसको पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेशन करके, ये कंसेप्ट ग्रेजुएशन लेवल वाले स्टूडेंट को कंफर्म में मालूम होगा, और जो CA या CS जैसे कोर्सेज में इनरोल हैं और कर रहे हैं या करेंगे, तो वो फ़ौरन ये टॉपिक को ज़रूर पढ़ेंगे अभी रिसेंटली। ठीक है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेशन का एक अधिकार है स्टेट्स को, कि वो स्टेट भैया चाहे तो वो
एग्रीकल्चर इनकम में भी टैक्स ले सकता है, बट उसका एक पूरा सिंपल सा एक प्रोसीजर होता है किस तरीके के से कैलकुलेशन करना है टैक्स का, बहुत मज़ेदार होता है, बहुत मज़ा आएगा जब आप लोग पढ़ेंगे उसको डिटेल में, अभी ज़रूरत नहीं। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि ना कंकरेंट है, ना सेंट्रल प्लस स्टेट के पार्ट है, ना सेंट्रल का पार्ट है, बट स्टेट के बाद पास कहीं ना कहीं अधिकार है, तो इसका आंसर स्टेट होगा। 97, देखिए 100 क्वेश्चंस होते हैं, होपफुली 100 ही होते हैं, आप लोग जैसे 97 तक पहुंच गए, अभी 97 आप लोग सही करके आएंगे आई होप। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, बहुत लेंथी वीडियो है, बट काम की वीडियो है, बार बार हम यही बोल रहे हैं। जो लोग यहाँ तक के आ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको समझ में आ गया होगा कितने काम की वीडियो है, कितने काम के क्वेश्चन है, कितने डीप एक्सप्लेनेशन, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। 97, इंडियाज़ फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन वाज अंडरटेकन इन विच ईयर? 1881। पहला जो सेंसस कब कराया गया था? 1881 में। मैंने इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा भी है, और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखना है इसके बारे में तो देख लीजिएगा। 1881 में इंडियन फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस सर्वे कराया गया था 1881 में, ठीक है। इन वॉट रेट RBI लेंड मनी टू द बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटीज़? RBI कब बैंक को लोन देता है, कमर्शियल बैंक को, अगेंस्ट सिक्योरिटी? अगेंस्ट सिक्योरिटी यहाँ पर बैंक रेट तो हम लोग ने पढ़ा है, बैंक रेट इज़ द रेट एट विच द RBI लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक, बस इतना सा, ख़त्म बात। बट सुनिए, रेपो रेट, रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द RBI लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक अगेंस्ट सम सिक्योरिटीज़, ठीक है। 98 का रेपो रेट इसका आंसर होगा, ये देखिए रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। 99 की तरफ बढ़ते हुए, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी इज़ लिस्टेड इन, ये थोड़ा रटाफिकेशन वाला है। बैंक्रप्सी जैसे कंकरेंट लिस्ट वाला, अभी एक हम लोग ने पढ़ा था सेंट्रल लिस्ट में कौन सी है? RBI, याद आ गया। स्टेट के लिए कौन सा है? अभी हम लोग ने बताया था, हाँ, एग्रीकल्चर टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स। वैसे ही बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी दोनों की लिस्ट में, यानी कि कंकरेंट जिसमें स्टेट प्लस सेंट्रल, कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, कहाँ दिया है? 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 100th क्वेश्चन, फाइनली वी आर हिटिंग टुवर्ड्स द सेंचुरी। इन विच ईयर वॉज बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड, यहाँ भूटान हम लोग को ले जा रहे हैं 100 सेंचुरी पे, बिल्कुल अजीब सा क्वेश्चन, फिर भी देख लेते हैं। इन विच ईयर वॉज बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड ओल्डेस्ट बैंक ऑफ भूटान इस्टेब्लिश? तो 1968, 1968 में बैंक ऑफ भूटान बना था। भाई इंडिया वाले हैं, भूटान को क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है, देख लेना। बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड, द ओल्डेस्ट बैंक इन द कंट्री, वॉज स्टैब्लिश बाय द रॉयल चार्टर इन May 1968। इट हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन, कुछ इंडिया से, कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब हिस्ट्री आप लोग कभी पढ़ने को मिलेगा कुछ, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था 1947 या 50s के टाइम से पहले दूसरी कंट्री को भी सर्व करता था, दूसरी कंट्री के लिए काम करता था। आई थिंक शायद करेंसी देता था या कुछ था वो। पाकिस्तान तो कंफर्म था, पाकिस्तान को बहुत समय तक के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इवन बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने चलाया था। हम ये मतलब ऐसा लेमन भाषा में बोलना चाह रहे हैं। और ऐसे ही दूसरी कोई कंट्री थी, शायद मे बी भूटान ही हो, इसलिए यहाँ पर है, ठीक है, देख लीजिएगा अगर ज़रूरत पड़े। 101 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डैश इज़ एन अल्फा न्यूमेरिक कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन द NEFT सिस्टम। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र में जो सिस्टम जो होता है, जो एक अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि अल्फ़ाबेट और नंबर से का जो कोड होता है, वो कौन सा कोड होता है? वो होता है IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये देखिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है जब हम जो है NEFT ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड कहते हैं, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है बैंक ब्रांचेस को विद इन द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड नेटवर्क बाय सेंट्रल बैंक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है नेशनल, एक होता है बॉम्बे, ये दोनों बहुत फेमस हैं। ये सब स्टॉक एक्सचेंज हम लोग क्या हैं, 23 स्टॉक एक्सचेंज हम लोग पढ़ के आए ऊपर, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिकम द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया टू लॉन्च कमोडिटी डेरिवेटिव्स। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऐसा है जिसने पहला था जिसने कमोडिटी डेरिवेटिव्स को लेके आए थे, जिसमें ये लाए थे कॉन्ट्रैक्ट इन गोल्ड के साथ क्या आएगा? सिल्वर आएगा, गोल्ड एंड सिल्वर, याद रखिएगा। बहुत ख़ास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं था, बट कुछ भी पूछ सकता है LU या कुछ भी कहीं भी काम आ सकता है क्वेश्चन, आपने अगर पढ़ लिया। तो फाइनली वी एंडेड विद 102 क्वेश्चन। आई होप कि ये
पूरा सेशन एक फ्रूटफुल सेशन रहा होगा आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी रहा, क्योंकि मुझे बहुत रिवीजन अच्छा सॉलिड हो गया। प्लस आप लोगों को मैंने कंसेप्ट जो जो चीज़ें जितनी आ रही थी, जितनी एमसीक्यूज़ के बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई थी, मैंने पूरी कोशिश करी कि आप लोगों को समझ में आया हो, और आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। Stay updated with LU Update. If you want to purchase, kindly download the application, and that is LU Update from the Play Store. Then you can enroll in the course. Then you will be available. You will be एलिजिबल फॉर एवरी क्लासेस। ठीक है, आप लोग को बहुत सारे क्लासेस जो मैंने रिकॉर्ड करे हैं इससे रिलेटेड, MCQs एंड ऑल द डिटेल में टॉपिक्स, जो कि आपको ग्रेजुएशन लेवल इवन मास्टर्स लेवल पे भी जो कोई जा रहा है तो बहुत काम आने वाले। ठीक है, मिलते हैं। सादिक हुसैन फ्रॉम LU अपडेट। थैंक यू।